हर बार की तरह पहले नावल निगारी के फन पे थोड़ा बात करेंगे। नावल निगारी का फन क्या है, उर्दू में कहाँ से आया, कैसे आगे बढ़ा, ताकि अगर नावल पे आपको कोई नोट आए तो आप एटलीस्ट उसको लिख पाएं। बाकी नावल जो लफ्ज़ है ये आया ही अंग्रेजी से है और जिसमें नावल का मतलब होता है असली न्यू, ठीक है ना। जैसे जब कोरोना वायरस हो रहा था तब हम बोल रहे थे नोवल कोरोना वायरस। नोवल मतलब नया। अब जब हमने दास्तान की बात की थी, हमने माफोक फित्री अनासर की बात की थी, हमने परियों देवों की बात की थी, मगर नावल में वही एक बदलाव जो है बहुत बड़ा है, वो ये है कि नावल हकीकत निगारी की बात करती है, यानी नावल किसी एक शख्स की जिंदगी की बात करती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है आज के शुमारे में। जैसा आपको पता है कि हम 10वीं जमात का जो उर्दू की किताब है उसके सबक को तरतीब देख रहे हैं, ठीक है ना। और एक के बाद एक हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। मैंने पहले थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, जैसा आपको पता है कि नज़म गज़ल वगैरह जो मुझे लगता है डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए। अब हम नसरी हिस्से पे आए हैं, यानी प्रोज़ पे आ गए हैं फाइनली। और प्रोज़ में हमारा जो इससे पहले जो लेक्चर था वो दास्तान के ऊपर था, और अब का जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो नावल है, यानी नावल निगारी का फ़न जो है उर्दू में वो कैसा है। और फिर आपकी जो किताब में एक नावल का एक हिस्सा दिया हुआ है और मिजाजदार लुट गई के नाम से, जो दरअसल डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मीरातुल उरूज से लिया गया है, ठीक है ना। तो हम पहले हर बार की तरह पहले नावल निगारी के फ़न पे थोड़ा बात करेंगे। नावल निगारी का फ़न क्या है, उर्दू में कहाँ से आया, कैसे आगे बढ़ा, ताकि अगर नावल पे आपको कोई नोट आए तो आप एटलीस्ट उसको लिख पाएँ। बाकी डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के ऊपर भी एक नोट दर्ज है आपकी किताब में, जो मैंने यहाँ लेके आया हूँ, उस पर भी हम सरसरी तौर एक नज़र करेंगे, मगर वो मेरी नज़र में उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने एग्ज़ाम के एतबार से देखें, उसके अलावा भी काफ़ी सारे नोट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो बिना किसी ताख़ीर बिला ताख़ीर हम सीधा मौज़ू पे आते हैं कि नावल किस चीज़ का नाम है और नावल क्या है। आप लोगों ने सबको पता होगी नावल सब पता है, बट हम थोड़ा अब इसको अच्छे से एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि नावल किस चीज़ का नाम है, और उर्दू में नावल निगारी अगर है तो कहाँ से आई, फिर कैसे फ़न चला, उसके ऊपर एक मुख्तसर तारीख़ जो है नावल निगारी की, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। और इसके अलावा कुछ गैर ज़रूरी बातें भी साथ साथ चलती रहेंगी, है ना। मज़े की बातें भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो हम देखते हैं बिना किसी ताख़ीर के कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़, ठीक है ना। तो अब हम पहले नावल पे आते हैं कि नावल दरअसल आया कहाँ से है और नावल के मानी क्या हैं, है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं, यानी नावल की तारीख़ जो है उर्दू में, उर्दू के हवाले से वो कैसी है। अंग्रेज़ी के लफ्ज़ नावल से आया है। देखिए, नावल जो लफ्ज़ है ये आया ही अंग्रेज़ी से है, और जिसमें नावल का मतलब होता है असली न्यू, ठीक है ना। जैसे जब कोरोना वायरस हो रहा था तब हम बोल रहे थे नोवल कोरोना वायरस। नोवल मतलब नया, नोवल का मतलब है नया के, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ी लफ्ज़ नावल के यानी नए, है ना, न्यू के हैं, और अंग्रेज़ी में कहानी की इस किस्म को ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसका अंदाज़ दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया था। यानी इसको नया पहले ही तो इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो कहानी को बयान करने का तरीका था वो बिल्कुल नया था, यानी अनोखा था, अछूता था, जो आपके दास्तान निगारी, जो हमने दास्तान पढ़ा कि दास्तान किस चीज़ का नाम है, और किस्सा निगारी से अलग था, ठीक है ना। इसीलिए नया तरीका था तो उसको हमने नॉवल कह दिया, नया तरीका कह दिया, ठीक है ना। तो मसला ये है, अब जब हमने दास्तान की बात की थी, हमने माफोक फित्री अनासर की बात की थी, हमने परियों देवों की बात की थी, मगर नावल में वही एक बदलाव जो है बहुत बड़ा है, वो ये है कि नावल हकीकत निगारी की बात करती है, यानी नावल किसी एक शख्स की ज़िंदगी की बात करती है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा-सा अभी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मैं एक छोटा-सा फ्लो चार्ट बनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी होगी चीज़ों के बारे में, ठीक है। मुकाबले में नया है। नावल उस नसरी तहरीर को कहते हैं, नसरी यानी प्रोज़, तहरीर लिखा हुआ सत्र। नसरी तहरीर को कहते हैं जिसमें ऐसी कहानी बयान की गई हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी करती हो। नावल का फ़न ज़िंदगी की तर्जुमानी, यानी इंसानी ज़िंदगी की तर्जुमानी, यानी इंसानी ज़िंदगी को पेश कर रही हो, ठीक है ना। ठीक है। नावल का फ़न दरअसल मुआशरती या इनफरादी ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। यानी इसमें 3 अहम चीज़ें हैं दरअसल, जैसा कि आपकी किताब में लिखा है। क्या-क्या है इसमें? एक तो माशरती है, माशरती यानी सोसाइटल, इनफरादी है यानी इंडिविजुअल, इनफरादी ज़िंदगी यानी आपकी इंडिविजुअल लाइफ़ की तर्जुमानी, और तस्वीर कशी यानी पिक्चर्स क्यू, यानी जिसको हम कहेंगे पिक्चर्स का यूज़ करना,
वो पिक्चर्स नहीं, अब आर्ट आप पेंटिंग करोगे वो पिक्चर्स नहीं, अल्फाज से पिक्चर। जैसे नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो ये तस्वीर है दरअसल में, वो गुलाब की पंखुड़ी की तस्वीर आंखों में खिंच जा रही है ना, वो इमेजरी जो है, वो इमेजरी का नाम नावल निगारी के फन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नावल नवीसी यानी नावल निगारी अपने फिक्र ख्याल से एक नए हकीकत को खल्क करता है। जो नावल नवीस, ओके, जो लिखने वाला है, ठीक है, नावल नवीस जो है वो अपने फिक्र ख्याल से, यानी वो अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग से क्या करता है, एक नई हकीकत को खल्क करता है, यानी एक नई रियलिटी दिखाता है लोगों को। ये असल में कुछ नहीं है नावल निगारी, इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव्स। हर कोई बंदा अपना एक पर्सपेक्टिव लेके चलता है ना जिंदगी में। जैसे आपको मैं बोलूँ एक पानी का गिलास रखूँ, या अक्सर लोग बोलते हैं अगर मैं आपको ये बोतल दिखाऊं, कुछ लोग बोलेंगे कि ये बोतल आधी खाली है, कुछ लोग बोलेंगे ये आधी भरी हुई है ना। तो ये पर्सपेक्टिव, फर्क क्या है, फर्क है दोनों की बात सच है, मगर फर्क है पर्सपेक्टिव का। यानी ये आप अगर जो पॉजिटिव बंदा है वो बोलेगा ये आधी भरी हुई है, जिसका नेगेटिव माइंडसेट है वो बोलेगा ये आधी खाली है। आप समझ रहे हो? तो अब कोई बंदा बोलेगा कि आधी भरी आधी खाली है ना। तो हर एक बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, और इसी पर्सपेक्टिव की वजह से ना जो है नई नई चीज़ें उजागर होती हैं। जैसे शायरों में डिफरेंस ही इसीलिए है क्योंकि अलग अलग टाइम पे पैदा हुए, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेके पैदा हुए, अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखा और अलग अलग तरीके से उसको फिर बयान किया। ठीक है ना, आई होप आई एम क्लियर। तो नॉवल नवीस भी यही करता है, नॉवल नवीस भी कुछ नहीं करता, बस ये नसरी है तो अलग है चीज़ें, यानी प्रोज है, एक नई हकीकत को खल्क करता है जो दरअसल ज़िंदगी के हकाइक यानी ज़िंदगी की हकीकतें यानी ज़िंदगी की सच्चाइयों से माखूज अक्स से निकला है। अक्स करना हो गया मतलब डिराइव करना, निकालना, है ना। माखूज यानी ज़िंदगी के हकाइक से माखूज है, ज़िंदगी की सच्चाइयों से माखूज है। नावल के अज्जाए तरकीबी में कहानी, देखिए अज्जाए तरकीबी जैसे हमने गज़ल में पढ़ा था कि मतला है, मक्ता है, बैतुल गज़ल है ना, ये सब चीज़ें अज्जाए तरकीबी हैं किसके, गज़ल के। उसी तरह नावल निगारी के फ़न में नावल निगारी की जो अज्जाए तरकीबी है उनमें क्या है, कहानी तो होनी चाहिए। प्लॉट यानी जिसके अराउंड पूरी कहानी रिवॉल्व करेगी, जो पूरी कहानी को पकड़ के रखता है, यानी एक सेंट्रल आइडिया जो होता है कहीं ना कहीं, है ना। और प्लॉट तरतीब का भी नाम है, मतलब कौन सी चीज़ कब होगी उस तरतीब का नाम भी प्लॉट है, ठीक है ना। कहानी, प्लॉट, किरदार यानी कैरेक्टर्स, मुकालमा यानी डायलॉग्स, और नजरिया हयात पर बिलखुसूस जोर दिया जाता है। नजरिया हयात यानी जिंदगी का नजरिया, है ना। आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है ऑफ लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम नुक्ता नज़र भी कहते हैं अक्सर नावल की इस्तिलाह में। यानी नावल के जब फन की हम बात करते हैं तो नुक्ता नज़र कुछ नहीं है, इट इज़ दैट इंट्यूशन और दैट आइडिया इन योर माइंड विच मेक्स यू टू राइट, है ना। आपको कोई चीज़ ने मुतासिर किया और आप उस पर एक नावल लिखना चाहते हो, तो वो चीज़ जो है वो नुक्ता नज़र होगा आपका, या वो आपका नज़रियात हयात होगा, यानी आप उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पेश करना चाहते हो, इसलिए आप लिखने पर मजबूर हो गए। जो चीज़ आपको लिखने पर मजबूर करती है उसको नुक्ता नज़र या नज़रिया हयात कह सकते हैं, और उसका बिलखुसूस जोर दिया जाना है, यानी उसको उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो वही कहानी हो जाएगी, अलिफ लाला लिख दो तुम, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसमें नुक्ता नज़र का होना बहुत ज़रूरी है, नया पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि नया फन है। नावल इट इज़ मॉडर्न, है ना, ये मॉडर्न टाइम्स की पैदावार है, ठीक है। इन अज्जा में मुंतज़िर निगारी, मंजर निगारी यानी जिसको हम कहेंगे वही पिक्चर्स क्यूज या इमेजरी को भी शामिल किया जाता है। नावल के फ़न में बहुत तनू यानी वसअत यानी जिसको हम कहेंगे एक्सपेंस, है ना, तनू है, और इस ऐसे नावल भी लिखे गए हैं जिनमें रिवायती अज्जा यानी ओल्ड स्कूल अज्जाए तरकीबी नहीं मिलते, ओके। यानी जैसे हमने पढ़ा कि प्लॉट, किरदार, नुक्ता नज़र और हमने पढ़ा कहानी, ये जो अज्जाए तरकीबी है, रिवायती अज्जाए तरकीबी है नावल के। कुछ नावल ऐसे भी लिखे गए हैं जिनमें ये है ही नहीं, जिनमें ये अज्जाए तरकीबी है ही नहीं। प्लॉट, मौजू और उसलूब के एतबार से नावलों की कई किस्में हैं, और प्लॉट मौजू और उसलूब के एतबार से अगर हम उसलूब यानी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, और प्लॉट यानी कहानी का मौजू क्या है, मकसद क्या है, किस चीज़ पे कही गई है, उसकी बात अगर हम करें तो कई किस्में हैं किसकी, नावल की इन दो बेसिस पे कई सारी किस्में हैं। अब 19वीं सदी ईस्वी के निस्फ में यानी यह आपका 1850s का टाइम है, 19वीं सदी 1850s का टाइम है, आखिर में हिंदुस्तान गैर मुल्की साम्राज्य यानी अंग्रेज़ों की जो हुकूमत यहाँ कायम हुई, जिसको हम ब्रिटिश राज कहते हैं या ब्रिटिश रूल कहते हैं आपकी हिस्ट्री में, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि उर्दू पढ़ने के लिए, अदब पढ़ने के लिए आपको तारीख़ का मुताला भी
ज़रूरी है ना? आपको मुआशियात का मुताला भी ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स का मुताला भी ज़रूरी है, आपको समाजियात का मुताला भी होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मिलकर जो है अदब को मुकम्मल करती हैं कहीं न कहीं। तो गैर मुल्की साम्राज्य जो था वो शिकंजे में जकड़ रहा था हिंदुस्तान को, और हुआ क्या, लेकिन मगरिबी तालीम के असर से निशात सानिया के आसार पैदा हुए, यानी इस गुलामी से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पैदा हुए। इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पैदा हुए, ठीक है ना? पैदा होने लगे उस ज़माने में। नज़ीर अहमद जो आप जो इनफैक्ट जिनका जो नॉवल आपकी किताब में दिया गया है, डिप्टी नज़ीर अहमद भी इनको कहते हैं। नज़ीर अहमद उनके मासरीन के हाथों और उनके मासरीन के हाथों नावल का आगाज़ हुआ। यानी अब नज़ीर अहमद और उनके जो साथी थे उस वक़्त में, यानी हम असर थे। हम असर मतलब ये कहा है ना, मासरीन लिखा है ना, मासरीन असर से निकला है, ऐन सौदरे असर, असर, असर मतलब होता है वक़्त। हम असर मतलब हम वक़्त, कंटेम्परेरी, और मुआसरीन मतलब वही कंटेम्परेरी जमा है। मुआसरीन के हाथों नावल का आगाज़ हुआ। उर्दू के इब्तदाई नावल किस्से की रिवायत से मुतासिर नज़र आते हैं, जिनकी जिनका बुनियादी मकसद इखलाकी और माशरती इस्लाह है। देखिए, अब मसला क्या है? मसला ये है कि शुरुआती दौर में जो उर्दू के अफ़साने, उर्दू के नावल हैं, उन नावलों पर असर रहता है रिवायत का, यानी ओल्ड स्कूल रहते हैं वो। ओल्ड स्कूल इन द सेंस उनका बुनियादी मकसद क्या रहता है? इखलाकी और माशरती इस्लाह, यानी जिसको हम कहेंगे सोसाइटल इस्लाह को हम कहेंगे इस्लाह करना होता है सही करना, तसहीह करना चीज़ों को, है ना? रिबिल्ड करना चीज़ों को, नई तरतीब देना, और इखलाकी मकसद थे। इखलाकी, जिसको हम इखलाकियात कहते हैं, जिसको हम कहेंगे मैनर्स कह सकते हो आप, ठीक है ना? कि कैसे इंसान के अंदर मैनर्स और उसकी सोसाइटी के अंदर उसकी सोसाइटी को कैसे रिफॉर्म किया जाए, ये सब चीज़ें जो थी पहले बुनियादी मौजू थे किसके? उर्दू नावल के। यानी ये दो टॉपिक्स ने ओवर पावर किया है उर्दू नावल को इन इट्स बिगिनिंग, है ना, इब्तिदाई दौर में। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। नज़ीर अहमद के नावलों में मिरातुल उरूस, ठीक है, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त और अफसाना मुब्तला खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। अफसाना मुब्तला खुसूसियत से काफ़ी काबिल ज़िक्र है। यानी इनके जो नावल हैं, मिरातुल उरूस एक नावल है, तौबतुन नसूह एक नावल है, इब्नुल वक्त एक नावल है जो नज़ीर अहमद की है, और एक अफसाना है मुब्तला जो ज़्यादा मशहूर है। उनके इन तसानीफ़ में इस ज़माने की माशरत के ज़माने का ज़िंदा मुरक्का मैंने आपको बार-बार बोला, मुरक्का कंधा करने को भी बोलते हैं, यानी नक्श को कहते हैं, यानी एनग्रेविंग्स को भी कहते हैं मुरक्का। इससे मकसद है कि उस पूरे समाज का जो नक्शा है वो उन्होंने अपने नावलों में खींचा है। नज़ीर अहमद का नज़ीर अहमद कामयाब कहानीकार हैं जिनकी मुकालमा निगारी इम्तियाज़ी शान, यानी उनके जो डायलॉग है, मुकालमा निगारी, मुकालमा डायलॉग को बोलते हैं, उनके जो डायलॉग हैं वो एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। रतन नाथ सरशार जो साहब हैं उनके बाद के, रतन नाथ सरशार ने यूँ तो कई नावल लिखे, लेकिन जो शोहरत फसाना आज़ाद उनका एक नावल है को हासिल हुई, उनके किसी दूसरे नावल के हिस्से में ना आई। फसाना आज़ाद में उस ज़माने की लखनवी ज़वाल आमादा मुआशरत को पेश किया है, ठीक है ना। यानी इसके बाद एक और नाम जो इम्पोर्टेंट है रतन नाथ सरशार साहब का है। रतन नाथ सरशार साहब जो हैं उन्होंने कई सारे नावल लिखे, मगर उनका फसाना आज़ाद एक नावल है जो बहुत गैर मामूली तौर पर मशहूर हुआ, यानी बहुत फेमस हुआ। और उसमें क्या है, उसमें उसका मौजू क्या है, यानी उसका प्लॉट क्या है? जो लखनऊ की ज़वाल आमादा तहज़ीब है, यानी लखनऊ में जो नवाब है लखनऊ के, जब वो ज़वाल पज़ीर होते हैं, क्योंकि देखिए असल में होता क्या है, मुगलिया सल्तनत जो है, मुगल्स के टूटने से, यानी डिसइंटीग्रेशन से अवध बनता है। अवध यानी वही लखनऊ की जो आपकी नवाब के लखनऊ की जो नवाब थे, जो उनकी स्टेट थी दरअसल, वो उसी से बनती है, ठीक है ना। तो मुगल ऑलरेडी दे वर ऑन देयर डिक्लाइन, ज़वाल मतलब डिक्लाइन। तो मुगल जब डिक्लाइन पे पहुंचे तो छोटी छोटी स्टेट्स बनकर सामने आई, जैसे हैदराबाद में आई, यहाँ अवध में आई, वैसे बंगाल में आई। तो अलग अलग जगह जो है डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, यहाँ से अंग्रेज़ भी अपनी हुकूमत चला रहे थे, ठीक है ना। तो उसी ज़वाल आमादा तहज़ीब का मुरक्का, उसी ज़वाल आमादा तहज़ीब की कहानी जो है फसाना आज़ाद में दरअसल पेश की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सरशार ठीक है ना। अच्छा, जिसकी आखिरी चमक मैं पूरी कशिश थी। हाँ, देखिए अगर आपने दबिस्तान लखनऊ के बारे में पढ़ा है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, काफ़ी ज़वाल आमला तहज़ीब की वजह से जो है ना वहाँ पर अदब में इब्तिज़ाल आ जाता है, रिकाकत आ जाती है, यानी उसमें एक तो सेक्सुअलिटी आ जाती है, वल्गैरिटी आ जाती है, उरियानत आ जाती है ना? तो वहाँ पर जो है कोठों का एक कल्चर चलता है, वहाँ पर नाच गाने का एक कल्चर चलता है, वहाँ पर बटेरबाजी का एक कल्चर चलता है, यानी मुसलमान जब अपने ज़वाल को हैं यानी अपने डिक्लाइन पे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं उभरना शुरू हो जाती हैं। ये मशगले जिनको हम कहेंगे हॉबीज़, ये जो आज भी एक रेमिनेंट है एक्चुअली उस चीज़ का, जो आज के टाइम पे भी है कबूतरबाजी वाला जो एस्पेक्ट है, इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ दैट डिक्लाइन एक्चुअली, है ना? इट रिमेन्स। ठीक है? सरशार तो फसाना आज़ाद, सरशार को मुख्तलिफ तबकों की ज़बान और रोज़मर्रा पर दस्तरस ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी और उनके अंदाज़ बयां में ज़राफ़त का अंसर भी नुमाया है। ज़राफ़त यानी ज़राफ़त निगारी मतलब हो गया जिसको हम कहेंगे सार्काज़्म। सार्काज़्म मतलब हो गया मज़ाक, जिसको आज के टाइम में हम स्टैंड अप कहते हैं ना, कहीं न कहीं वो सार्काज़्म ही है। यानी वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है बट हँसी मज़ाक के तौर पे, है ना? हँसता है उसमें, उसमें हँसी आती है हमें। ठीक है? क्रिटिकल, सटायरिकल, तो सटायरिकल भी हमें इनके यहाँ मिल जाता है थोड़ा-सा एस्पेक्ट उनका, उनकी लिखाई का। कुछ तो तवालत और कुछ फ़नी ख़ुसूसियात की वजह से फसाना आज़ाद को अक्सर दास्तान और नावल के बीच की कड़ी करार दिया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने अपने जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब भी पढ़ा था कि फसाना आज़ाद दरअसल दास्तान और नावल के बीच की कड़ी है। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए फसाना आज़ाद जो है उसको बोला जाता है, उसके बीच की कड़ी बोली जाती है, उसके बीच का ट्रांज़िशन बोला जाता है। सरशार के अहम असरों में सज्जाद हुसैन कसमंडवी, सरफराज हुसैन, अब्दुल हलीम शरर ख़ुसूसियत से काबिल ज़िक्र है। शरर की तारीख़ी नावल बहुत मशहूर व मकबूल हुए। मोहम्मद हादी रुस्वा के नावलों में फ़न का गहरा एहसास है और उनके नावल उमराव जान अदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं, जिन्होंने न सिर्फ शहरी ज़िंदगी के कामयाब मुरक्कब पेश किए बल्कि बल्कि हिंदुस्तान के देहात की भी भरपूर तर्जुमानी की। ठीक है? तो इन्होंने बोला रत्नाथ सरशार साहब की जो है वो नावल बहुत मशहूर हुए और उसके बाद जो टाइम आया, उसके बाद टाइम उसके और उनके और हम असर थे। हम असर जिनमें हुसैन साहब हैं, उसमें अब्दुल हलीम शरर साहब हैं, उसमें सरफराज हुसैन साहब हैं, है ना? तो ये नाम जो है ये उनके हम असर हैं, यानी उनके कंटेम्प्रेरी और भी लिखने वाले हैं जिन्होंने नावल लिखे। मगर मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, है ना? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा सबसे अहम इसलिए है क्योंकि उनका नावल जो उमराव जान अदा है वो उर्दू का पहला बाकायदा नावल दरअसल कंसिडर किया जाता है, माना जाता है, तस्लीम किया जाता है अदब की दुनिया में कहीं न कहीं। तो उनके बाद उमराव जान अदा के बाद अगर किसी शख्स ने, यानी रुस्वा के बाद, हादी रुस्वा के बाद अगर किसी ने इस फ़न को उरूज पर पहुँचाया तो वो प्रेमचंद है। वो जो है साहब प्रेमचंद साहब हैं। प्रेमचंद साहब हैं। और प्रेमचंद साहब तो मशहूर हैं ही, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी में भी उनके जो नावल हैं, उनका तर्जुमा हो चुका है। और तो उनका गौदान तो सबने ही सुना होगा क्योंकि गौदान जो मशहूर नावल है, ठीक है ना? को शाहकार का दर्जा, ठीक है, प्रेमचंद के नावलों में गौदान को शाहकार का दर्जा हासिल हुआ है। प्रेमचंद के बाद काज़ी अब्दुल गफ़ार, अज़ीज़ अहमद, इस्मत चुगताई, ठीक है, इम्पोर्टेंट नाम है इस्मत चुगताई, अपरेंद्र नाथ अश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास, सालिया आबिद हुसैन ने भी कई नावल लिखे। राजेंद्र सिंह बेदी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नावल निगार के एतबार से, कि नावलेट एक चादर मैली सी। एक नावलेट मतलब छोटा नावल, जो नावल थोड़ा सा तवील होता है, यानी पूरी ज़िंदगी पर किसी की रोशनी डालता है, मगर नावलेट थोड़ा सा छोटा होता है इन साइज़ और छोटी कहानी होती है, को फ़नी एतबार से कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। कृष्ण चंद्र और एक नाम है, ने भी बहुत से नावल लिखे। अज़ीज़ अहमद, खदीजा मस्तूर, कुरतुल ऐन हैदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब्दुल्ला हुसैन, काज़ी अब्दुल सत्तार और इंतज़ार हुसैन के नावल
जदीद अहद की नुमाइंदगी करते हैं। कुर्रतुल हैदर इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और ये जो है ये जदीद दौर के अब नावल निगार हैं, यानी फिर आपके मॉडर्न टाइम्स के, ठीक है ना। तो शुरू ये 1850s में हुआ ये सिलसिला, है ना, जिसमें हमने देखा कि नज़ीर अहमद जो है दरअसल, इनफैक्ट नज़ीर अहमद जो के बारे में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो सर सैयद तहरीक से भी जुड़े हुए थे। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बहुत सारी किताबें सर सैयद तहरीक के लिए भी लिखी हैं, ठीक है ना। तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के बारे में हमने देखा, फिर डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद जो दौर हमने देखा वो देखा हमने कि रुस्वा ने जो एक फसाना आज़ाद देखा, पहले हमने फसाना आज़ाद को हमने बोला, फिर फसाना आज़ाद के बाद हमने देखा कि मोहम्मद रुस्वा का नाम आता है, हादी अली रुस्वा का नाम आता है जिन्होंने उमराव जनादा लिखा। उसके बाद नाम आता है फिर जो उसके बाद उरूज बख्शने वाली शख्सियत है उसमें प्रेमचंद है, और प्रेमचंद के बाद फिर जो हमारे जो मशहूर नावल निगार है इसमें चुगताई है, या क्या नाम है इसका, रजन सिंह बेदी है, या आपका कुर्रतुल हैदर है, ये फिर उनके बाद के नाम है। तो थोड़ा बहुत हमने मुख्तसरन जो है देख लिया कि नावल निगारी का फ़न क्या है, उर्दू में कैसे शुरू हुआ, और उर्दू में कौन कौन अशख़ास हैं जो यानी मशहूर हैं, यानी जिन्होंने नावल निगारी के फ़न को तनू बख्शा या वुसअत बख्शी है। अब हम आते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद पे। इनकी पैदाइश देख लीजिए 1833 और वफ़ात हुई है 1912 में, 1912, ठीक है। देखते हैं अब डिप्टी नज़ीर अहमद जो हमने बोला कि पहले नावल निगार हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात ज़रूरी हो जाती हैं। आपको एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी नहीं है इतना कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो, बट ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि पहला नावल निगार कौन था, और वो कहाँ से आता था, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए, नाम कम से कम याद होना चाहिए, उसके कुछ नावलों का नाम याद होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपने उर्दू पढ़ा है तो इतना तो पता होना चाहिए ना आपको कि उर्दू में आपकी रियासती ज़बान उर्दू है कहीं न कहीं, या जो जम्मू के भी लोग हैं वो उर्दू भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जम्मू में उर्दू बहुत बोलते हैं। तो बात है कि आप उर्दू बोलते हो, आपसे कोई पूछ ले ऐसे ही कि बताओ उर्दू में पहला नावल किसने लिखा? आपको ये बेसिक मालूमात होनी चाहिए। शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद, अब देखिए ये शम्सुल उलमा है शख्स, यानी ये आलिम दीन है। ये बंदा बहुत ज़्यादा जो है कमाल की शख्सियत है इस लिहाज से कि ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, ठीक है ना। मल्टी टैलेंटेड अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों है। नज़ीर अहमद की शख्सियत बड़ी पहलूदार है। वो अरबी और फ़ारसी मुंतही थे, ठीक है। वो आलिम दीन थे, वो फ़िक़िया व मुतकल्लिम थे, वो मुतरज्जिम कुरान थे, यानी उन्होंने ट्रांसलेट किया है कुरान भी। वो कानूनी किताबों के भी कामयाब मुतरज्जिम थे। उन्होंने इंडियन इसका आईपीसी का तर्जुमा शायद किया है, ताज़ीरात हिंद के नाम से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उन्होंने कानूनी किताबों का भी तर्जुमा किया है ना, मुतरज्जिम यानी तर्जुमा करने वाले। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के अदीब और शायर थे, यानी अब आप देखिए ये फ़िक़्हा जानता है, ये आलिम है, ये नावल निगार है, ये अदीब है, ये शायर है बंदा, ठीक है ना। ये 5 चीज़ें हो गई। मुतरज्जिम कुरान है, यानी तर्जुमा करने वाला, कानून की किताबों का मुतरज्जिम है, ठीक है। अरबी और फ़ारसी से मुंसलिक, मतलब 6-8 चीज़ें, 8-9 चीज़ें हैं जिनमें ये ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है ये बंदा, आप समझ रहे हो। और मशहूर है, ये नहीं कि ऐसे हवा में काम किया, और ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होती है ना, बहुत कम होती है दुनिया में, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी मुझे लगती है। उर्दू अदीब थे, नावल निगार थे, और अपने ज़माने के बुलंद पाया खतीब और मुकर्रिर भी थे। देखिए लेक्चरर, यानी खतीब और मुकर्रिर मतलब हो गया तकरीर करने वाला, खतीब मतलब खुतबा देने वाला, यानी ही वाज आल्सो अ ओरेटर, जिसको हम कहेंगे आज के टाइम पे। ओरेशन भी उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। मौलवी नज़ीर अहमद जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी मारूफ हैं, यानी मशहूर हैं, ज़िला बिजनौर यानी यूपी में पैदा हुए, के एक गाँव में पैदा हुए, लेकिन वो बहुत कम उम्री में दिल्ली चले आए, यानी छोटी उम्र में दिल्ली चले आए। इनकी तालीम का पूरा ज़माना इसी जगह गुजरा। इत्तेफाक से यहीं के एक अहले इल्म ख़ानदान में शादी हो गई। इसका नतीजा था कि उन्हें उर्दू पर अहले ज़बान की सी कुदरत हासिल हो गई। उनका ताल्लुक़ तो ऐसे बिजनौर से था, पैदाइश बिजनौर की है, मगर उनकी शादी जो है दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान, आलिम ख़ानदान में हुई, और जिसकी वजह से उनकी उर्दू की दस्तरस जो है वो और बढ़ गई, यानी उर्दू में उनका हाथ और जम गया, ठीक है। तो ये हो गया। मौलवी नज़ीर अहमद एक साहिब इल्म फ़ज़्ल ख़ानदान के चश्म चराग़ थे, यानी इनका जो ख़ानदान भी था वो भी आलिम व फ़ाज़िल का ख़ानदान था, यानी फ़ाज़िल मतलब इनके पास फ़ज़ाइल हों। फ़ज़्ल मतलब होता है मेहरबानी, इनायत, इल्म भी कह सकते हो आप। इनके वालिद मौलवी सआदत अली
उन्हें भी आलिम आलिम व फाजिल बनाना चाहते थे, यानी इनको भी आलिम बनाना चाहते थे। वो उन्हें 9 बरस की उम्र में दिल्ली लाए और यहाँ मस्जिद औरंगाबादी के मौलवी अब्दुल खालिक के हवाले कर गए और ये उन्हें अरबी पढ़ाए और हवाले कर गए कि वो उन्हें अरबी पढ़ाए और आलिम बना दे। लेकिन कुदरत के लिखे को कौन मिटा सकता है। उनकी सरनविश्त में तो ये लिखा था कि वो उर्दू के पहले नावल निगार बनेंगे। यानी उनके अब्बा, उनके जो वालिद थे, उनका इरादा यही था। जैसे आपके अब्बा आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपके अब्बा आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मगर बात वही है कि बंदा इंसान वही है जो उसको बनना होता है। यानी किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। तो ऊपर वाले को मंजूर कुछ और था उनकी सरनविश्त में। यानी उनकी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी उनके लाइफ में, जो ऊपर वाले ने लिखा था, वो ये था कि वो उर्दू के पहले नावल निगार बन जाएंगे, जो उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था। इससे मुझे एक चीज़ जो गैर ज़रूरी याद आ रही है, उस पे ज़रा गौर करिएगा ज़िंदगी में, कि ज़िंदगी में इंसान जब अपने लिए कुछ डिसाइड करता है ना, कहते हैं ना कि आपको जो आपने माँगा आपको मिल गए तो अच्छा है, और अगर आप जो आपने माँगा वो आपको ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको तब वो मिला है जो ऊपर वाले ने आपके लिए चाहा है। और ऊपर वाला जो आपके लिए चाहता है वो सबसे बेहतर होता है, वो बेहतरीन होता है। बेहतर नहीं कहूँगा, वो बेहतरीन होता है, यानी बेस्ट। बेटर भी नहीं होता, बेस्ट होता है। इंसान बस इनकैपेसिटेटेड है उन चीज़ों को समझने के लिए। आपको 17 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में अब्बा ने चॉकलेट खाने से मना किया, बोला दांत खराब हो जाएँगे। आपको समझ नहीं आया। जब 17 साल की उम्र में आपके सारे दांत खराब हो गए, तब आपको समझ आया कि नहीं, वालिद साहब हमारे जो थे ठीक कहते थे। तो अब आप क्या बोलोगे कि आपके वालिद गलत थे या आप गलत थे? आपकी समझने की कुव्वत ही उतनी नहीं थी, आपका अंदाज़ा ही उतना नहीं था, आपको एहसास ही नहीं था, आपको तजुर्बा ही उतना नहीं था। तो बात वही है, यही खुदा और बंदे के साथ भी है। खुदा वो चीज़ देखता है जो बंदा अगले आने वाले 10 साल में समझेगा। आपके साथ अभी जो हो रहा है ना, वो आपके आने वाले 10 साल की बुनियाद डाल रहा है, मगर आप नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को। जब आप उस स्टेज पे पहुँचोगे तब आपको वो चीज़ महसूस होगी। ठीक है ना? तो लेकिन कुदरत के लिखे उनको कौन मिटा सकता है। तो उनको जो है पहले नावल निगार का जो सेहरा है उनके सर पे सज जाता है। इस सूरत में भला वो किसी मस्जिद के पेश इमाम क्यों कर बन सकते हैं। यानी अब वो किस तरह मस्जिद के इमाम बनते हैं। वो उनको उनके फादर ने चाहा तो कि वो आलिम बने, मगर वो बन गए पहले नावल निगार, यानी उन्होंने पहला उर्दू का नावल लिखा। और इमाम तो बन नहीं सकते। दिल्ली कॉलेज में 9 साल तक, यानी इन्होंने दिल्ली कॉलेज जो है जो उस टाइम कायम हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पे, उसमें 9 साल तक, यानी 9 साल तक उन्होंने तालीम वहाँ हासिल की। और 1854 में, यानी 56 में, 1854 में फारिग होकर महकमा तालीम में मुलाजिम हुए, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए। ठीक है, महकमा तालीम में आ गए। उसके बाद यहाँ के मुलाजिमत के दौरान उन्होंने कानून की मुख्तलिफ अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू तर्जुमे करने का मौका मिला। यानी इन्होंने यहाँ जो है, इन्होंने लॉ की जो किताबें हैं, यानी कानून, लॉ की किताबें जो अंग्रेज़ी में थी, उनका तर्जुमा उर्दू में, उनका ट्रांसलेशन उर्दू में स्टार्ट करना कर दिया इसी टाइम। ठीक है। ये तर्जुमा बरजस्ता थे, यानी बरजस्ता मतलब नेचुरल, उनके अपने ओरेशन के हिसाब से थे। उन्होंने लाइन टू लाइन तर्जुमा नहीं किया, उन्होंने अपने ओरेशन को भी उसमें शामिल किया है। उनमें सैकड़ों इस्तिलाहात असल मतन के इतनी सही ताबीर करती हैं कि जिसने देखा उनकी तारीफ में रदबुल शान हो गया, रदबुल शान हो गया। उनकी वज़ा मतलब होता है आदत, वज़ा करदा इस्तिलाहें आज हमारी ज़बान का हिस्सा बन चुकी हैं। यही नहीं बल्कि बाद के तर्जुमे करने, देखिए इनने एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिखी है, इन्होंने लिखा है कि कानून की किताबों का उन्होंने तर्जुमा किया, मगर तर्जुमा ऐसे किया कि उसमें उनका अपना ढंग भी शामिल था। और उस अपने ढंग ने क्या किया, ऐसी नई नई इस्तिलाहें उन्होंने उसमें लिखी। इस्तिलाह यानी वही जिनको हम कहेंगे पोएटिक डिवाइसेस क्या कहो आप, या लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, जो इतनी पढ़ने वाले को हैरान कर देते हैं कि उन्होंने कितना परफेक्ट एक्सप्लेनेशन उन इस्तिलाहों के ज़रिए उन चीज़ों का दिया है। मतलब कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इक्विटी है, लॉ है, ये सब चीज़ें हैं। उन्होंने इनको अपने अनोखे अंदाज में बयान ऐसे किया है कि जो भी पढ़ता है वो हैरान हो जाता है कि इतना परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है, वो भी एक ट्रांसलेटेड किताब में। ठीक है ना। यही नहीं बल्कि बाद के तर्जुमे करने वालों ने उनसे रोशनी और रहनुमाई हासिल की। यानी इनफैक्ट अजीब बात यह है कि इनकी
तर्जुमा उर्दू में तर्जुमा करने की भी दागबील जो है इन्होंने ही कहीं ना कहीं डाली है, क्योंकि उसके बाद जितने भी तर्जुमे करने वाले आए उर्दू में उन्होंने इससे इस्तिफादा किया, डिप्टी नज़ीर अहमद से इस्तिफादा किया। मौलवी नज़ीर अहमद को इन तर्जुमों से यह फ़ायदा पहुंचा कि हुकूमत ने उन्हें महकमा तालीम से निकाल कर अव्वलन तहसीलदार, हाँ, उसके बाद 1863 में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया। देखिए अभी ब्यूरोक्रेट बन गए, अभी तक ये महकमा तालीम में थे। अब जब इन्होंने कानून की किताबें तर्जुमे की, यानी इनको अब लॉ से फेमिलियरिटी हो गई, तो उनको पहले तहसीलदार बनाया सरकार ने, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी बनाया। मुख्तलिफ जगहों में रहकर 1868 में जालून पहुंचे। ये वो ज़माना है कि जब उनके बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, तालीम पाने की उम्र को पहुंच चुके। बस यही बात उनके नावल निगार बनने का बहाना बन गई। यानी अभी तक वो अपनी पूरी लाइफ जॉब करते रहे, मज़े करते रहे, है ना, नए एक्सपीरियंस हासिल करते रहे, और बाद में जब वो अपनी अब समझिए अब स्टेबल हो गई उनकी लाइफ और उनके बच्चे अब बालिग होना शुरू हो गए, यानी बच्चे अब पढ़ने की उम्र में आ गए, तो उनको महसूस हुआ कि इनके पढ़ाने के लिए जो किताबें हैं, देखिए आगे लिखा है, इस वक्त तक मौलवी नज़ीर अहमद ने कोई मुस्तकिल किताब तसनीफ नहीं की थी, यानी उन्होंने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी थी तब तक, ठीक है। इससे पहले जैसा कि कहा गया है, उन्होंने सिर्फ चंद कानून की किताबों का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया था। अब जो इनके बच्चे पढ़ने के लायक हुए तो उन्हें उनके लिए मुनासिब किताबों की तलाश हुई, लेकिन बेसूद। यानी उन्होंने क्या किया, अब जब देखिए उससे पहले उन्होंने, जैसा हमने पहले बोला कि उन्होंने सिर्फ लॉ की किताबों का तर्जुमा उर्दू में किया था, बट अब ऐसा टाइम आया कि इनके बच्चे बालिग होने शुरू हो गए और इस बंदे ने सोचा, बोला कि मैं अपने बच्चों को कुछ किताबें पढ़ाना चाहता हूँ, और इन्होंने तलाश शुरू कर दी, ढूंढना शुरू कर दिया ऐसी किताबें जो ये अपने बच्चों को पढ़ा सके। मगर इनको कोई किताब ही नहीं मिली, इनको हिंदुस्तान में कोई किताब ही नहीं मिली, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई किताब दस्तयाब ना हुई। जब इनको अपनी तरह की कोई किताब, अपने टाइप की कोई किताब नहीं मिली, इसलिए उन्होंने मुसम्मम इरादा करके अपने बच्चों को पढ़ाने अपने बच्चों के पढ़ाने को बढ़ाने को मैं खुद ऐसी किताबें लिखूं। उन्होंने मुसम्मम इरादा किया कि अपने बच्चों के पढ़ाने को मैं खुद ऐसी किताबें लिखूंगा जिनके पढ़ने से उनके दिमाग रोशन हो और उनके दिल में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हो और वो अच्छे शहरी बन सकें। यानी इनके जहन में अब 3 मकासद थे जब इन्होंने ये नावल लिखे, ठीक है। क्या क्या? दिमाग रोशन हो यानी इस्लाह हो, दिल में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हो, और अच्छी शहरी बने यानी अच्छे सिटीज़न बने, रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। तो इन्होंने क्या किया, अब आप देखो बंदा कितना इंसेन है। ये कल नफर से अमूजूब एमन बाया मुझे शुरन किताब पढ़ना है, इसने बोला मेरे को बच्चों को किताब पढ़ानी है, तो स्वपरान तो लिशम किताब, इसने किताब ही नहीं लिखी, इसने बोला बाहर मार्केट में किताब नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ, है ना। तो बाप भी ऐसा हो तो क्या बच्चे भी क्या होंगे। खैर, इस मकसद से उन्होंने 3 किताबें लिखना शुरू की, लड़कियों के लिए मीरातुल उरूस और मुंतखबुल हिकायात, और लड़के के लिए चंदपिंद, ठीक है, चंदपंद। ये पंद वैसे नसीहत आमेज बात को भी कहते हैं पंद, ठीक है ना। तो चंदपंद ये किताबें एक नशिस्त में या किसी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत आलम वजूद में नहीं आई, लेकिन ये मौलवी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ी सलाहियत, जहन की सफाई, शऊर और ख़यालात की पुख्तगी, हाजिर दिमागी और कुदरत ज़बान का करिश्मा है कि ये अफसाने प्लॉट के पहलू से मुकम्मल और बयान के लिहाज से ऐसी दिलनशीन है कि ताजुब होता है कि ऐसे टुकड़े करके लिखी हुई किताब में ये तसलसल और रब्त क्यों कर कायम रहा। यानी इनकी जो ये किताब है, दरअसल उसमें क्या है, इनकी किताबों में जो मीरातुल उरूस है जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी, और चंदपंद जो है वो अपने बेटे के लिए लिखी, ठीक है, लड़के के लिए लिखी। इन किताबों में जो है प्लॉट के एतबार से ये मुकम्मल है, यानी इनका प्लॉट जो है परफेक्ट है। मगर अजीब बात यह है कि जो टुकड़ों में किताबें लिखी गई हैं उनमें ऐसा रब्त तसलसल कैसे पाया जाता है, वही हैरानगी की बात है। यानी उसमें कंटिन्यूटी का जो पहलू है वो एकदम परफेक्ट है, जबकि ये किताबें टुकड़ों में लिखी गई हैं। यानी
इंटरवल्स में लिखी गई हैं, जो एक बहुत बड़ा करिश्मा है। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं, उर्दू के पहले नावल निगार हैं, यानी इन्होंने उर्दू का पहला नावल लिखा कहीं ना कहीं, जो बाज़ नाक़दीन की नज़र में पहला नावल नहीं है, वो अलग बात है, मगर कह सकते हैं कि पहला नावल निगार है। बाकायदा नावल, जो परफेक्ट नावल हमारे सामने उर्दू में आता है, वो उमराव जान अदा है, जिसका मैंने आपको नाम बताया, और जिसके मुसन्निफ जो हैं, जिसके लिखने वाले जो हैं, वो हैं मिर्ज़ा हाजी मोहम्मद रुस्वा, हादी मोहम्मद रुस्वा, सॉरी हाजी नहीं, हादी है, ठीक है ना। उनसे पहले ये सिर्फ हमारी ज़बान में नापीद थी, यानी इससे पहले हमारी ज़बान में पैदा ही नहीं हुई थी। तो बिन्ते नसूह के बाद खुसूसियात बहुत अहम है। बिन्ते नसूह उनका एक नावल है, बिन्ते नसूह का एक खुसूसियात अहम है, उसमें किरदार निगारी अपने पूरे कमाल पर है। अशखास किस्सा में से हर एक फ़र्द का किरदार बड़ी चाबुक दस्ती से बतदरीज दर्जा बदर्जा मुकम्मल किया गया है। यूँ तो सब किरदार ही अहम है, लेकिन इनमें से 3 ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, नसूह, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। यानी इनका जो एक नावल है बिन्ते नसूह में जो है इनका जो फ़न है वो एक्चुअली कमाल को है, यानी उरूज को पहुँचा है। इनकी ज़िन्नत, इनके नावल निगारी के उरूज अगर आपको देखना हो तो आप इनका बिन्ते नसूह पढ़ लीजिए, जिसमें इन्होंने किरदारों को बड़ी कामयाबी से निभाया है, ठीक है, उनको मुकम्मल किया है, सबके किरदार के अहम, लेकिन इनमें से 3 ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, यानी 3 किरदार बहुत अहम हैं, नसूह, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। तो ये मालूमात जो हैं, ये आपके डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में मालूमात हो गई बहैसियत पहला उर्दू नावल निगार, और इसीलिए इन नावल में आपको इनका नावल का एक हिस्सा, इनकी एक नावल का हिस्सा जो मीरातुल उरूज से लिया गया है, वो आपके इसमें पेश किया गया है। तो अब सीधा सीधा बिला ताख़ीर हम किस्से पर जाते हैं, ठीक है ना, हम किस्से को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इत्तेफाक से अब कहानी देखिए, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, किरदारों का ख्याल रखिएगा, है ना, और कहानी को सुनिए अच्छे से, है ना। इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, बस कहानी सुनो आप, बाद में फिर पढ़ लेना, बाद में जाके बुक फिर से पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। पढ़नी चाहिए आपको, मेरे हिसाब से तो पढ़नी चाहिए। एक बार मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप खुद भी किताब एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको और क्लैरिटी चीज़ों के बारे में मिले। इत्तेफाक से इन दिनों एक कटनी, यानी एक दलाला, यानी एक जिसको हम कहेंगे, इसको हम दलाल कहें, या इसको हम नेगेटिव टर्म कहें, जो आप कहें ना ठगने वाली कह सकते हो आप, ठीक है ना। अब ये फीमेल वर्जन है ना। दलाला इस शहर में वारिद थी, यानी वारिद होना मतलब होता है मुसल्लत होना, यानी लग गई थी। एक शहर की बात हो रही है, जिस शहर में एक ठगनी, यानी एक कटनी, एक दलाला जो है वो वारिद हो गई थी, यानी उसने अपना जोर जमा लिया था और चोरियां हो रही थी कहीं ना कहीं। तमाम शहर में इसका गुल था, यानी तमाम शहर मशहूर था, शहर में ये मशहूर थी। मोहम्मद आकिल, देखिए आकिल नाम रखा है क्योंकि अक्लमंद, देखिए अजीब बात है कि अलामती किरदार भी हैं कहीं ना कहीं, इन्होंने मोहम्मद आकिल ही नाम चूज किया क्योंकि अक्लमंद इसमें ये दिखाया गया है कहीं ना कहीं। ने बीबी से कह दिया था कि अजनबी औरत को घर में मत आने देना, इन दिनों एक कुटनी आई हुई है, कई घरों को लुट चुकी है, ठीक है। मिजाजदार शिद्दत से बेवकूफ़ थी, ठीक है, मिजाजदार जो थी पहले से बेवकूफ़ थी बेचारी। उसकी गली में आई ये हज्जन मक्कारा बेवकूफ़ औरतों को फुसलाने के वास्ते तरह तरह के तबर्रुकात और सदहा किस्म की चीज़ें अपने पास रखा करती थी। तस्बीह, खाक शिफा, जमजमिया, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहतूर का सुरमा, खाने काबा की गिलाफ का टुकड़ा, अकीकुल बहर और मूंगे के दाने, नादे अली, पंसूरे और बहुत सी दवाइयाँ गली में आकर जो इसने अपनी दुकान खोली, बहुत सी लड़कियां जमा हो गई। देखिए अब 2 किरदार पहले हमारे सामने आ गए। पहला किरदार आ गया हमारा मोहम्मद आकिल का, पहला किरदार हमारा आ गया आकिल का, मोहम्मद आकिल। और दूसरा किरदार आ गया हमारे पास मिजाजदार का, ठीक है। और तीसरा किरदार आ गया हमारे पास हज्जन का, ठीक है। हज्जन मतलब वो औरत जो हज करके आई है, ठीक है ना। मिजाजदार इनकी बीवी है मोहम्मद आकिल की,
और मोहम्मद आकिल जो है वो घर के सबसे बड़े हैं, यानी शौहर हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, इन्होंने बीवी को पहले ही बोला कि भैया किसी औरत को ना आजकल एक कुटनी है, एक ठगनी है जो घूम रही है, जिसने लूट लिया है बहुत लोगों को, तो किसी अनजान औरत को घर में आने मत देना। मगर अब क्योंकि मिजाजदार जो साहिबा हैं पहले से ही बेवकूफ़ है, करे तो करे क्या, औरत है बेचारी, करेगी क्या। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक हज्जन आई, एक हज्जन जो ठगनी है, जो असल में भेस बदल के आई है, वो क्या कर रही है, उसने बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखी हैं तबर्रुकात के नाम पे। ये तब जिसको हम तबरुक कहते हैं कश्मीरी में तबर्रुक है असल में। तो तबर्रुकात की जो चीज़ें हैं अशवना तबरुक कशर पर, ठीक है, ये असली उर्दू पे आमुत लफ्ज़ यथ वनान छ तबर्रुकात, ठीक है, या तबर्रुक, ठीक है ना। तो इसने तबरुकात के नाम पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे तस्बीह रखी है, खाके शिफा रखी है, जमजम रखा है, मदीना मुनव्वर की खजूरें रखी हैं, कोहितूर का सुरमा रखा है, खाने काबा की गिलाफ का टुकड़ा रखा है, अकीकुल बहर रखा है, एक तरीके का स्टोन होता है अकीक, पहनना सुन्नत भी है। अकीकुल बहर रखा है जो समंदर से ये दरियाफ्त किया जाता है ऐसे, इसलिए अकीकुल बहर कहते हैं। मूंग के दाने हैं, नाद अली है, नाद अली ऐसा पत्थर है जिस पर हज़रत अली नाद अली दरअसल एक कलमा है जिसे हज़रत अली को याद किया जाता है ना। तो नाद अली ऐसी अंगूठी है जिस पे नाद अली लिखा हो, जिस पे वो दुआ लिखी हो, दुआ कुमैल है गालिबन, कोई दुआ है मुझे याद नहीं आ रहा, तो नाद अली कहते हैं उसको, ठीक है ना। और पंजसूर है ना, पंजसूर तो पता है वो पंचतन जिसको हम कहते हैं, अल्लाह मोहम्मद फातिमा हसन और हुसैन, ये पंचतन है, ठीक है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गली में आकर जो इसने अपनी दुकान खोली तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो जमा हो गई, यानी अब सारा तमाशा शुरू हो गया। ये पहला सीन है, अब समझ आ रहा होगा। मिजाजदार ने भी सुना, जुल्फन से कहा, अब जुल्फन एक और किरदार आ गया हमारे पास, चौथा। किरदारों को जहन में रखिए। जुल्फन, जुल्फन है, ठीक है ना। जुल्फन से कहा, गली से जब उठने लगे तो हजन को यहाँ लिवा लाना, हम भी तबरुकात की जियारत करें। जुल्फन हजन को लिवा लाई। मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हजन को पास बिठाया और सब चीज़ें देखी। सुरमा और अनाद अली दो चीज़ें पसंद की। हजन ने मिजाजदार को बातों बातों में ताड़ लिया कि ये औरत ढप पर जल्दी चढ़ जाएगी, यानी ये जल्दी ढप जो है, ढप यानी स्वांग कहें आप उसको, ड्रामा कहें उसको, एक्टिंग कहें उसको, यानी इस सारे मामले में, इस सारे मसाले में ये औरत जो है वो पहचान गई कि ये औरत जो है ये जल्दी फंसेगी, इसको टाइम नहीं लगेगा, इसको ज़्यादा, इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक पैसा का बहुत सा सुरमा तोल दिया, यानी एक ही पैसे में उन्होंने बहुत सुरमा तोल दिया कि ले लो ले लो, ठीक है ना। 2 आने को नाद अली हवाले कर दिया, 2 आने में नाद अली दे दिया। फिरोजे की एक अंगूठी मुफ्त नजर कर दी, मुफ्त में एक फिरोजे की अंगूठी दे दी कि रख लो तुम। मिजाजदार रिझ गई मतलब रिझाना मतलब हो गया अट्रैक्ट होना, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनको समझ आ गया कि और थोड़ी बेवकूफ़ है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको नाद अली ज़्यादा दे दिया, सुरमा ज़्यादा तोल दिया, है ना। जैसे अगर आपको कोई किसी दुकानदार को आपको ठगना होगा ना, वो आपको डायरेक्ट नहीं ठगेगा, वो आपको पहले बोलेगा यार रटा सोचो बॉय ए कहना चुन साल ये जो 5,000 रुपये के ऊर के आप 50 रुपये ले लो, आप तो अपने भाई हो, उसने आपसे 500 रुपये ज़्यादा लिया होगा। आप समझ रहे हो, ये होता है, ये तरीका है फुसलाने का चीज़ों को। ये भी समझने की जरूरत है ना। देखो नॉवल सिर्फ इसलिए नहीं दिया है, कहानी दी है, इसको पढ़ो वो एग्जाम में लिखो, ये नहीं है, ये मकसद नहीं है कहानी देने का। इससे आपकी मेंटल डेवलपमेंट होनी है। आप देखो ना, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका भी समझा रहा है। फिर आप इनके फन को भी देखो कि ये कैसे समझा रहा है, कितना फितरी बयान है ये, दिस इज वेरी नेचुरल, ठीक है। तो इसके बाद हजन ने समंदर का हाल, अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर 2-4 बातें ऐसी की कि मिजाजदार ने कमाल शौक से सुना और उसकी तरफ खास इल्तिफात किया। यानी अब यही है, ये जो अक्सर लोग ऐसे आते हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मज़हब के नाम पे लूटते हैं और वो आपको बोलेंगे कि ओह क्या हवा, हाँ अरब वो आजम ये वो है ना। आप बोलोगे यार छोड़ो यार, दे दो 1000 रुपये, ठीक है हुजूर। यही होता है, इसी तरह मजहब के नाम पे ठगा जाता है लोगों को, है ना। तो दूर मत जाइए, अपनी जिंदगी में ही नजर मारिए, आपकी जिंदगी में आपको कितनी बार ठगा है मजहब के नाम पे। तो इसने मजहब का पैराया ओढ़ा और इसको बोला अब इससे क्या हो गया, खास इल्तिफात, यानी खास रब पैदा हो गया, खास ताल्लुक पैदा हो गया। बोला यार ये तो नेक औरत है वो है। हजन ने पूछा क्यों बीबी, तुम्हारे कोई बाल बच्चे नहीं है। अब इसने जो है, इसने तीर निशाने पे मारा और ये समझ गई कि अब इसको पकड़ना कहाँ से है। मिजाजदार ने आँख खींचकर कहा हमारी ऐसी तकदीर कहाँ, है ना, आह भरी है इसका किस्मत, कोई बच्चा ही नहीं।
ब्याह को कितने दिन हुए? मिजाजदार ने कहा अभी बरस बरस रोज नहीं हुआ, यानी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मिजाजदार बेकली का अब तो हज्जन का को यकीन हो, मिजाजदार की बेकली का अब तो हज्जन को यकीन हुआ और दिल में कहने लगी कि इसने तो औलाद का नाम सुनकर ऐसी आह खींची जैसे कोई बरसों का उम्मीदवार हो। यानी इसको समझ आ गया कि ये लड़की बेवकूफ़ है, इसने ऐसे बच्चे के नाम पे आह खींची है जैसे ये सदियों की इसके पास कोई बच्चा नहीं है, ये बुढ़ी हो गई है, इसकी शादी हो गई, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, जबकि इसकी शादी को उतना टाइम हुआ ही नहीं। तो वो समझ गई कि इसकी जहनी कैफियत कैसी है। हज्जन ने कहा नाउमीदी की बात नहीं, तुम्हारे इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल न सकोगी, अलबत्ता बिलफैल अकेले घर में जी घबराता होगा, मियाँ का क्या हाल है। अब इसने बोला, अब ये अपनी बातें निकलवा रही है, हम वो बात कर रही है, वो उसकी हमदर्दी भर रही है, मगर असल में अपनी बात निकलवा रही। तो क्या बोला कि अरे मसाहक गम चसासे शुरी शुरी, इतने बच्चे होंगे आपके, आप तो भाई आबाद हो जाओगे, 50 बच्चे होंगे आपके, है ना, आप थक जाओगे संभालते संभालते, ऐसे ही बोलते हैं ना ये सब लोग। और बिलफैल अकेले घर में, अब बट इसने बोला कि चलो ठीक है, वो तो ठीक है, बच्चे तो तुम्हारे बहुत हो जाएंगे, बट ये बताओ तुम्हारा जी घबराता नहीं है अकेले? हाँ, कहाँ है मियाँ, कहाँ है, क्या हाल चाल है? इसको असली पता करना था कि मियाँ कौन, क्या कर रहा है। मिजाजदार ने कहा हमेशा मुझसे नाखुश रहा करता है, यानी वो मुझसे नाराज रहता है। गरज पहली ही मुलाकात में मिजाजदार ने हज्जन से ऐसी बेतकल्लुफी की कि अपना जुज़्व कुल, यानी अपना जुज़ मतलब हो गया पार्ट और कुल मतलब हो गया सारा, मतलब अपना अव्वल से आखिर, है ना, सारी वनित, उसने उसको सारा कुछ बता दिया, इससे कह दिया। और हज्जन ने बातों बातों में तमाम भेद मालूम, तमाम राज जो है वो मालूम कर लिया। एक पीरे कामिल हज्जन बैठी रही, हज्जन जो आप पीरे कामिल की तरह बैठी रही, यानी एक पीर है। रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की, अच्छी भी, अब कब तक आओगी, यानी अब जाने लग गई। तो मिजाजदार ने इसे पूछा कि ए पीर साहब वन कर जियो, ए पीर साहब वन कर दियो नजरा, हाँ वन करते हो, बस इनायता कर दियो। हजर ने कहा मेरी बाजी मोमगरों के छत्ते में रहती है और बहुत बीमार है, इसी के इलाज के वास्ते मैं आगरे से आई हूँ, यानी मैं आगरा से यहाँ आई हूँ। दवा मुआलजे, यानी दवाई के बाद, यानी इलाज के बाद, मुआलजा इलाज को कहते हैं, यहाँ इलाज से निकला है ये मुआलजा, ये इलाज से निकला है, लिख देता हूँ यहाँ, इलाज से निकला है, ठीक है ना। से फुर्सत कम होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला दूसरे रोज तुमको देख जाया करूंगी, हर दूसरे रोज तुम्हें, मतलब आई विल कम ऑन ऑल्टरनेट डेज। मेरी भांजी है, भतीजी है, जो भी है वो बीमार है, तो उसकी दवा के चक्कर में मुझे टाइम मिलता नहीं है, मगर मैं आपको जरूर देखने आया करूंगी। अगले दिन हजन फिर आमूजूद हुई और एक रेशम इजारबंद लेती आई, यानी रेशम का इजारबंद मतलब हो गया ट्राउजर, हाँ, यजार है सोना यजार, हाँ, इजार है ना, इजारबंद, और यजारबंद कहें हम अंग्रेजी में, कश्मीरी में, ठीक है ना। देखिए कश्मीरी, मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीरी में ऐसे अल्फाज हैं उर्दू के जो बहुत टिपिकल हैं, बट हम कश्मीरी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, कश्मीरी में या उर्दू में भी, है ना। जैसे हम अक्सर बोलते हैं आवेजान था आवेजान, वो आवेजा है लफ्ज, आवेजा है, आवेजा हो गया लटकाना, अच्छा था आवेजान, कितना अच्छा उर्दू, ये बहुत ठेठ उर्दू का लफ्ज है, बहुत अच्छा लफ्ज है उर्दू का। तो कहने की बात मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा भी एक शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाऊं जिसमें मैं ऐसे वर्ड्स लाऊं जो कश्मीरी या हमारे नॉर्थ के लोग गलत स्पेल करते हैं, और उर्दू में उनकी स्पेलिंग कुछ अलग है या उर्दू में उनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है। तो ऊपर वाले की मदद से अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऐसा कुछ एक मज़ेदार वीडियो भी बनाऊंगा, आपके सामने पेश करूंगा, मगर इंशाल्लाह ताला दूसरे रोज़ तुम ठीक है, ठीक है ना। रेशमी इजारबंद लेती आई, मिजाजदार दूर से हजन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा ये इजारबंद कैसा है। अब ये अगले दिन, एक दो दिन बाद आई, इसने क्या लाया, इसने एक ट्राउज़र लाया रेशम का, यानी मखमल का। और जैसे ही आपकी साहिबा जो है, ये मिजाजदार साहिबा जो है, इन्होंने जब ये ट्राउज़र देखा, इन्होंने बोला कि ये कैसा है, किसका है, क्या है। हजर ने कहा बिकाऊ है, मतलब मैं बेच रही हूँ, बेचना है। मिजाजदार ने पूछा कितने का, हजर ने कहा 4 आने का है, मोहल्ले में एक बेगम रहती है, अब गरीब हो गई है, असबाब बेच कर गुजर करती है, मैं इनकी चीज़ें अक्सर ला दिया करती हूँ। यानी इसने बोला कि एक लेडी है मेरे मोहल्ले में, एक औरत है जो पहले अमीर थी, अब गरीब हो गई है,
तो वो अब अपनी चीज़ें बेचती है और उसकी चीज़ें मैं अक्सर बेचती हूँ ताकि वो पैसे उसको दे दूँ। तो 4 आने में बोला। अब मिजाजदार इतना सस्ता इजारबंद देकर लूट हो गई। फ़ौरन पैसे निकाले, हजन के हाथ में दिए और बहुत गिड़गिड़ाकर कहा, अच्छी भी जो चीज़ बिकाऊ हुआ करे पहले मुझको दिखाया करो, ठीक है ना। हजन ने कहा, बहुत अच्छा, पहले तुम और पीछे और, पहले तुम और पीछे और। कितना अच्छा फिक्र है, डायलॉग कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। तो इन्होंने बोला, इसको बोला कि अब देखिए आइंदा आपको कोई भी चीज़ बेचनी हो ना तो सबसे पहले मुझे, मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले मेरे पास आओ। तो हजन ने बोला कोई बात नहीं है, पहले तुम और, यानी उसके बाद बाकी लोग, पहले तुम और उसके बाद बाकी, उसके पीछे और, यानी उसके बाद और बंदे। इसके बाद इधर उधर की बातें हुआ कि चलते हुए हजन ने एक बटवा निकाला, इसमें कपड़े और कागज़ की कई तहें में थोड़ी लौंगे थी। लौंगे मतलब लौंग, लौंग जैसे बोलना चाहिए क्लोव, क्लोव इसकी जमा है लौंगे। लौंगे थी, इनमें 2 लौंगे हजन ने मिजाजदार को दी और कहा कि ये दुनिया में मोहब्बत इसी वास्ते हुआ करती है, कहा कि दुनिया में मोहब्बत इसी वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फायदा हो। ये 2 लौंगे मैं तुमको देती हूँ, ये इसको पहले एहसास दिला रही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इनडायरेक्टली इसको बोल रही है। ये ना, ये डिप्लोमेटिक टोन आप देखो ना, इसने कितना कामयाबी से लिखने वाले ने, ये लग रहा है कि हजरत कोई सही में कैरेक्टर है, कोई सही में ये वाकया हुआ है, जबकि ये नज़ीर अहमद की दिमाग की पैदावार है। आप सोचो, उन्होंने दिमाग में ये सब सोचा है और उनको कितना तजुर्बा रहा है चीज़ों का, उनको कितना एक्सपीरियंस रहा है चीज़ों का कि वो कितनी क्लैरिटी से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये रियल कैरेक्टर लग रहा है, ठीक है। और कहा कि दुनिया में मोहब्बत इसी वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फायदा हो। ये 2 लौंगे मैं तुमको देती हूँ, एक तो तुम अपनी चोटी में बांध लो, दूसरी तुम्हारे मियाँ शायद शुबा करें तकिए में सी दो, यानी अगर तुम्हारे शौहर को शक हो, इसलिए क्या करो, उसके तकिए में एक सी दो। ये पढ़ना पी वना पंग, ठीक है, ये में फ्रॉड के सवाना दफना सा ये कर सा ये कर सा वो कर सा है। तो ये सब चीज़ें बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, वो पैसा ऐंठने का तरीका होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसे वलीउल्लाह या ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोग या ऐसे योगी मौजूद नहीं है इस दुनिया में, अभी भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली, सही में स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, बट अब तुम रैंडमली बात करोगे तो ज़्यादातर जो हैं वो ऐसे ही हैं, ठग हैं, ठीक है ना, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो ये जो है तकिए में सी देना, ये टोटका उसने इसको बताया, इनका असर आज ही देख लेना। इतनी एहतियात करना कि पाक साफ जगह में रहें, बस इतना करना कि बढ़कर सफाई वफाई असल पर पट थे जा अपने कद के बराबर एक कलावो मुझे को नाप दो। कला मतलब एक लंबा कपड़ा दो, जिसको हम कलावा बोलते हैं उस चीज़ को जिसमें जब वजीफा कमाते हैं तो गांठ बांधते रहते हैं, एक कपड़ा जिसमें गांठ बांधते हैं, ठीक है ना। नाप दो, मैं तुमको गन्ना बनवा दूंगी, ठीक है, मैं तुमको गन्ना बनवा दूंगी, यानी मैं तुम्हें वो वजीफे के लिए एक कपड़ा बनवा दूंगी, तुम वजीफा पढ़ो और उसमें गांठ लगाती जाओ। मिजाजदार दिलो जान से मुतकिद हो गई, यानी उसको एतकाद हो गया, उसको दिल से भरोसा हो गया कि ये पीर, ये बजी पीर यार, ये कल, ठीक है। हजन लोंगे देकर रुखसत हो गई। मिजाज बहू ने गुस्ल करके कपड़े बदल के खुशबू लगा एक लौंग तो बिस्मिल्लाह करके अपनी चोटी में बांधी और मियाँ के पलंग की चादर और तकियों की गिलाफ बदल एक लौंग किसी तकिए में रख दी। यानी इसने क्या किया, इसने भी वही प्रोसीजर फॉलो किया और कर दिया अपना काम। मोहम्मद आकिल जो जब घर आया, बीवी को देखा साफ सुथरी पलंग की चादर बेकहे बदली हुई, है ना, मतलब बिना कहे वो आज खुश हो गया, खुश हुआ और इल्तिफात से के साथ बातें करने लगा, खुशी बातें करने लगा, क्योंकि उसने कहा आज घर साफ है, यहाँ बिना बताए इसने घर वर साफ कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, खुश हो गया। मर्द है, मर्द की फितरत से। मिजाजदार ने कहा देखो हमने आज एक चीज मोल ली है, ये कहकर इजारबंद दिखाया। मोहम्मद आकिल ने कहा कितने को लिया? मर्द बोला कितने का लिया भाई, तुमने लिया तो कितना? मिजाजदार ने कहा तुम को कितने का है, तुम बताओ कितने का है, सिंपल। वो इजारबंद खास लाहौर का निहायत उम्दा था, चौड़ा चुकाला काला बतोकी गज्जेदार हड्डी। मोहम्मद आकिल ने कहा 2 रुपए से किसी तरह कम नहीं है, यानी ये औसाफ बता रहा है कि चौड़ा है, चकाला है, काला कलाबतू है ना। कलाबतू मतलब होता है जिसको हम तिल्ला कहते हैं, दरअसल हमारी कश्मीरी ज़बान में तिल्ला जिसको हम कहते हैं ना, सोने या
चांदी के धागे से किसी कपड़े पर नक्श बनाने को कलाबतू कहते हैं, ठीक है ना। तो गुच्छेदार हड्डी, ठीक है, कि गुच्छेदार हड्डी है, ठीक है। आकिल ने कहा कि 2 रुपये से कम का तो ये नहीं है भैया, ये 2 रुपये, ये लाई कम से कम ज़रा पे तो समझ पुराना ज़माना है, ये लाई कम से कम 60 रुपये पना वन को तालाई उनसे वन को 4 आने का है। इन्हें बोला कि 4 ही आने का है। वो हैरान हो गया। मोहम्मद आकिल ने कहा सच कहो। मिर्जा ने कहा तुम्हारे सर की कसम 4 ही आने को लिया है। मोहम्मद आकिल ने कहा बहुत सस्ता है, कहाँ से मिला? मिर्जा ने कहा एक हजन बड़ी नेक बख्त है जो बहुत दिनों से गली में आया करती है, किसी बेगम का है, वो पीछे को लाई बेचने को लाई थी। तो अब मिर्जा ने इसको बोला कि ऐसे ऐसे मसला है, ऐसी पीर साहिबा हैं आती रहती हैं, बड़ी नेक वो ये याऊं ट्याऊं हुकुक सलाम। ये कहकर सुरमा नादे अली फेरोज की अंगूठी मिजाजदार ने दिखाई। तमा ऐसी बुरी चीज़ है, देखो तमा ना, तमहे दुनिया से कुछ तमाह नहीं है, तमा है उर्दू में, असल में तमा है। मैं आपको फिर ये मैं अंग्रेजी से कनेक्ट कर रहा हूँ, आप पूछिए तमा, तमन्ना, ख्वाहिश, लालच, हवस, शमना अक्सर तमहन क्यों दुनिया तमहे दुनिया है ना, दुनिया की हवस, तमहे दुनिया छुस, तो तमा है, ये तमा लफ्ज़ है असल में। मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे अल्फाज ढूंढ कर निकालने में जो कश्मीरी में मैं अक्सर बोलता हूँ या कश्मीरी लोग अक्सर बोलते हैं, मगर दरअसल उर्दू या फ़ारसी से ही माखूज है या अक्स है। उनकी बुनियाद दरअसल उर्दू या फ़ारसी में। तो तमा ऐसी बुरी चीज़ है कि बड़ा सयाना आदमी भी धोखा खा जाए। यानी अभी अक्लमंद आदमी मोहम्मद आकिल साहब भी अंधा हो गया जब उसने देखा कि सस्ती चीज़ है, मुफ्त था, दोनों हताना जितने बूट, जंगल जानवर, मीना, तोता, बुलबुल आदमी की शक्ल से भागे हैं, लेकिन दाने की तमा से जाल में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर कफस में कैद रहते हैं। यानी ये बोल रहा है बुलबुल, तोता, ये सब जो है ना, ये इंसान की तरह से भागते हैं, ठीक है, दाने के, मगर दाने के चक्कर में, दाने की लालच में, जाल में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इसी तरह मोहम्मद आकिल अपना फ़ायदा देखकर खुश हुआ और जब मिजाजदार ने कहा कि वो हज्जन बेगम का तमाम असबाब जो बिकने को निकलेगा मेरे पास लाने का वादा किया कर गई है, मोहम्मद आकिल ने कहा ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का माल हो, पीछे को खराबी और यहाँ हज्जन कोई ठगनी ना हो। अब मोहम्मद आकिल ने बोला चलो ठीक है। अब उसने इसको बोला कि भैया मैंने इसको ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मैंने उसको बोला है कि जब भी तुम्हारे पास कुछ बिकने को हो, तुम सस्ती चीज़ें लाती हो तो सबसे पहले मेरे पास लाना। तो मोहम्मद आकिल का, आप क्योंकि सस्ती चीज़ें सुन के पर्दा पड़ गया दिमाग पे, मोहम्मद आकिल बोल रहा है कैसे परवाह है, उसको आप बोल दो, कोई मसला नहीं है, बट ऐसा ना हो कि चोरी का माल बेच रही हो। हाँ, शक भी है उसको कहीं ना कहीं अभी, हाँ, दिमाग उसका अभी काम कर रहा है। पिताजी ने कहा खुदा खुदा करो, वो हज्जन है ऐसी नहीं है, वो हज्जन ऐसी नहीं है, ऐसा जो पीर से क्या कौन आया यार, ठग, हाँ। गर्ज बात गई गुजरी हुई मोहम्मद आकिल से जो आज ऐसी बातें हुई, लोग पर मिजाजदार का एतकाद जम गया। अब जब उसकी शौहर उसने उसको बोला था लोंग वोंग दबा दो। अब देखो दरअसल हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं। जब उसने सफाई की, सफाई करने की वजह से शौहर खुश हुआ और उसने अपनी बीवी से जो है अच्छे से बात की, प्यार से बात की। उसको लगा कि लौंगे लगाने से मैंने जो लौंग उसने लगाए थे, यही होता है अमूमन, यही है जो ठग होते हैं, ये टोट के बताने वाले जो हैं यही करते हैं, या आपकी साइकी से खेलते हैं, ठीक है ना। दरअसल वो चीज़ आपके पास पहले से होगी, बस वो आपको ऐसे बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ पीर साहब, है ना, ठीक है। तो मोहम्मद आकिल जो आज ऐसी बात हुई, लोगों पर मिजाजदार का जो एतकाद है जम गया। अगले दिन जुल्फन को भेज हज्जन को बुलवाया, यानी जुल्फन को भेजा और हज्जन को बुलवाया। आज मिजाजदार बेटी बनी और हज्जन को माँ बनाया, आज उसको माँ ही बना दिया कि तुम मेरी माँ हो। रात के वक्त मोहम्मद आकिल से फिर हज्जन का जिक्र आया तो फिर मोहम्मद आकिल ने कहा देखो होशियार रहना, इस भेस में कुटनियाँ यानी वही ठगनियाँ और कुटनियाँ और ठगनियाँ यानी दलाला बहुत हुआ करती हैं। लेकिन तमा ने खुद मोहम्मद आकिल की अक्ल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि इतनी मोटी बात वो न समझा कि वो रुपए का माल 4 आने को कोई बेवजह भी देता है। यानी वो ये बात समझ नहीं पाया कि 1-2 रुपए की माल चीज़ जो है, यानी 1000 रुपए की माल कोई 200 रुपए में क्यों बेच रहा है ना। तो सीधी सी बात है, वो चोरी की चीज़ है या चोर बाजार का माल है, जो भी है, इतनी कम रेट पे कोई चीज़ बिकना, इट इज़ नेचुरली सस्पिशियस, जिसको हम कहेंगे। शक होगा इंसान को कि पता नहीं क्या है, क्या मसला, इतना सस्ता कैसे, या चुनी ओरिजिनल कीन है ना, आए पड़ा 60 रुपये खबर आप ओरिजिनल किन्ना
खबर आईफोन से ओरिजिनल, ये वही है, शक में पड़ गया इंसान। तो बट मोहम्मद आकिल क्योंकि सस्ती चीज़ों के मामले में अंधा हो गया है और उसको दिखाई नहीं दे रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा कि 2 रुपए की चीज़ 4 आने में कैसे मिल रही है। मोहम्मद आकिल को मुनासिब था कि कतअन इस हज्जन के आने की मुमानत करता, यानी उसका अगर वो आकिल होता, अगर वो अक्लमंद सही में होता तो वो उसकी मुमानत लगा देता, बोलना कि भैया कल से हमारे घर नहीं जाओ, तुम यहाँ मत आना। सब चीज़ें उसके फिरवा देता, यानी उसकी सारी चीज़ें वापस करता। मिजाजदार को इतनी अक्ल कहाँ थी, इसको समझ थी। मिजाजदार के बाद खुद तो इतनी अक्ल थी नहीं, तो मोहम्मद आकिल जो है उसके भी पर्दा पड़ गया, तो अब ये मुसल्लत ही हो गई हज्जन, ठीक है ना। बाद मिजाजदार ने हज्जन से पूछा क्यों भी आजकल बेगम की कोई चीज़ नहीं लाई। हज्जन ने कहा जान लिया कि उसको अच्छी चाट लग गई है। कहा तुम्हारे ढब की कोई चीज़ निकले तो लाऊं, मतलब उसके पास कुछ नया आए, उसके पास कुछ नया निकले तो मैं तुम्हारे लिए लाऊं। 2-4 दिन के बाद छोटे मोतियों की एक जोड़ी लाई, मोतियों की एक जोड़ी लाई, यानी 2 मोती ले आई, है ना। कहा लो बी, हाँ बी मतलब बीबी, लो बी खुद बेगम की निथ की मोती है, यानी उसके नथ के मोती हैं। नथ मतलब जो नथनी जो हम नाक में लगाते हैं। नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500, 500 लिखा है, 500 है ये असल में, हाँ ये ओल्ड यूज है इसलिए 500 लिखा है। 500 500 है, हाँ। पनामिल जौहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी, लट्टू हो गया। दूसरे रुपए मेरे पल्ले में बांधने 200 रुपए मेरे पल्ले में बांध देता था। मैं बेगम से 50 रुपए लाई हूँ, तुम ले लो, फिर ऐसा माल न मिलेगा। मिजाजदार ने कहा 50 रुपए नकद तो मेरे पास नहीं है। इन्होंने आपको क्या किया, आपको फुसला रही है। बोला एक दिन क्या किया, 2 मोती ले आई, बोला कि ये मोती जो है फला उसी बेगम से लाई हूँ, उसकी नथ के हैं, ओरिजिनल है, हाँ नया आईफोन है। तो मैं एक बंदे को दिखाया, वो मेरे को 10,000 रुपये दे रहा था, यानी मेरे को दे रहा था 200 रुपये, मैंने 50 में खरीदा है, तुम 50 रुपये ही दे दो, मैंने उसको नहीं बेचा। बेवकूफ़ बेचारी क्या करी, उसको बेवकूफ़ बन गई। तो हजन ने बोला कि मेरे पास 200 रुपये तो है ही नहीं, सॉरी मेरे पास 50 रुपये तो अभी नकद है ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकती तुम। हजन ने कहा क्या हुआ बेटी, पहुंचियां बेच कर ले लो, नहीं तुम जानो नहीं तुम जानो आज ये मोती बिक जाएंगे, यानी मतलब कोई बात नहीं है तुम ले लो पहुंचियां बेच कर, ठीक है। मैं एक बार इसका पहुंचियां का मतलब देख लेता हूँ, जो जहन से मेरे निकल रहा है। जेवर कलाई, हाँ, जिसको बोला कि थोड़ी जेवर बेच दो, ये प्रेशियस मोती हैं, ओरिजिनल है, खरीद लो, ठीक है। बाकी बिक जाएंगे तो बिक जाएंगे। हजन ने इस ढब से कहा कि मिजाजदार फौरन जेवर का संदूकचा यानी संदूक उठा लाई और हजन को पहुंचिया यानी जेवरात निकल कर हवाले कर दी। पहुंचा, ठीक है। हजन ने मिजाजदार का जेवर देखकर कहा ए ए है कैसी बे एहतियाती से जेवर मूली गाजर की तरह डाल डाल रखा है बेटी, दगदगी में डोरा डालो डलाओ डोरा डलाओ, बाली पत्ते मुर्कियां बाजूबंद मेले चिकट हो गए हैं, चिकट हो गए हैं, चिकट यानी मैले हो गए हैं, मैले चिकट हो गए हैं। मैल सोने को खाए जाता है, इन इनको उजलवाओ यानी इनको साफ करवाओ। सोने पे अक्सर जो है अगर उसको रखे रखे रहो तो वो काला हो जाता है, जैसे चांदी काला हो जाता है, तो सोने पे फिर मैल जम जाता है, तो उसको साफ करवाना पड़ता है, उसको केमिकल से साफ करवाना पड़ता है। तो उसने इसको वही बोला कि ये तुमने क्या गाजर मूली की तरह रखे हैं, इनको यार साफ करवाओ, कीमती जेवर हैं खराब हो जाएंगे। मिजाजदार ने कहा कौन डोरा डलवा के लाए इन, और कौन उजला कर लाए, इनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं। मैं अपने शौहर को कहती हूँ कि चलो साफ करवाओ, ये करवाते हैं इनको, वो बोलते हैं मेरे को फुर्सत नहीं है, मर्द मर्द है। हजन ने कहा ओ बेटी ये कौन बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोरा डलवा दूं और जोजियोर जोजियोर मेला है, जो जेवर सॉरी जो जेवर मेला है मुझे निकाल ला दो, मैं उन्हें उजलवा दूंगी, यानी जो जो मेला जेवर है वो ले आओ, मैं ये कौन सा बड़ा काम है, मैं करवा दूंगी, मैं करके ले आती हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मिजाजदार ने सब जेवर हवाले किए। मिजाजदार कमाल है, कमाल कमाल की औरत है, उसने तो पूरे जेवर ही दे दिए। हजन ने कहा दुल्फन को भी साथ कर दूं,
वो सुनार के पास बैठी रहेगी, मैं पटवे से डोरे डलवाऊंगी। मिजाजदार ने कहा अच्छा। मिजाजदार ने बोला कि मैं जुल्फन को भी साथ लेके जाती हूँ, वो बैठी रहेगी और मैं ये काम करवाऊँ। ये कहकर जुल्फन को आवाज़ दी। आई तो हजन ने कहा लड़की ज़रा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रहियो। सुनार की दुकान पर बैठी रही। हजन ने जेवर लिया, जुल्फन साथ होली। गली से बाहर निकले। हजन ने रुमाल खोला और जुल्फन से कहा लाओ उजलवाने का अलग कर लें और डोर डोरा डलवाने का अलग। जेवर अलग 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 करते करते हजन बोली ए नाक की कील कहाँ है? जुल्फन ने कहा इसी में होगी, जरा भर की तवज्जा है, इसी पोटली में देखो। फिर हजन आप ही आप बोली ए है पानदान के ढकने पर रखी रह गई। ए जुल्फन दौड़ तू जा जल्दी से ले आ। तो इसने क्या बोला, इसने इसको बोला कि एक काम करते हैं, हम जो है अब इनको अलग अलग करते हैं, कौन से चमकवाने हैं, कौन से का कुछ और मसला करवाना है, उन दो चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं। अब वो अलग कर रही है जुल्फन के साथ। तो जुल्फन को बोला कि नाक की जो तीली थी वो कहाँ है? बोला कि वो तो है ही नहीं, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, इसी में होगी। बोला अरे वो पानदान जो रखा हुआ था उसके ढक्कन पे रखी हुई थी, तुम जरा जाओ जल्दी जल्दी फटाफट लेके आओ। जुल्फन भाग भाग आई और दरवाजे चिल्लाई बी नाक की कील ढकने पर रह गई है, ढकने पर रह गई है। हजन ने मांगी है जल्दी दो। हजन गली के नुक्कड़ पर पर दीबा बनने की दुकान दीबाबने की बन बनिए अच्छा दीबा बनिए की दुकान के आगे बैठी है। ये कहा था कि मिजाजदार बहू का माथा ठनका। जुल्फन से कहा बावली होती है कैसी कैसी केल मेरे पास कहीं थी तूने देखी है? अरे कमबख्त दौड़ देख तो हजन कहीं चली ना जाए। जुल्फन उल्टे पांव दौड़ी। हजन को उधर देखा, कहीं पता न था। मिजाजदार से आकर कहा भी हजन का तो कहीं पता नहीं, मैं बाजार तक देख आई, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर मिजाजदार सर पटकने लगी। हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई कहने लग गई। अब हजन ने देखो क्या कैसे चल, कितनी खतरनाक ठगन थी वो, उसने ठग दिया इसको, है ना। तो अब ये रोना सा सीना पीटने लग गई कि हाय अल्लाह लुट गई। हाँ अरे लोगो खुदा के लिए दौड़ियो। मोम घरों के छत्ते तक लोग दौड़े। वहां जाकर मालूम हुआ कहीं की बहती बहाती महीने भर से किराया पर आकर रही थी। अच्छा 4 दिन से मकान छोड़कर चली गई, अब क्या हो सकता है? यानी जब वो पते पर गई, जिस पते का उसने उसको बताया था, उस पते पे पता चला कि वो 1 महीना यहाँ किराए पर रही और 4 दिन पहले छोड़कर चली गई। हर सुनी सुनाई बात पर सीधी सादी और गैर तालीम याफ्ता औरतें फ़ौरन यकीन कर लेती हैं। यहाँ तक कि ये चैप्टर जो है ये यहाँ तक ही है। अब जो है यहाँ से तौज़ीहात का सिलसिला शुरू होता है, यानी जो वज़ाहत में आपकी किताब में बातें दी गई हैं। तो कहानी आपको समझ आ गई कि मिजाजदार कैसे लुट गई, है ना, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से लुट गई और कैसे मोहम्मद आकिल की अकल में पर्दा पड़ गया। तो ये एक बेसिक अवेयरनेस जो मकसद है इस अफसाने का वो ये है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना बहुत मुज़िर हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। सॉरी। तो अब क्या तौज़ीहात में क्या-क्या बातें लिखी हैं? हर सुनी सुनाई बात पर सीधी-सादी और गैर तालीम याफ्ता औरतें फ़ौरन यकीन कर लेती हैं। इस्तेसाल करने वालों के हत्थे चढ़ जाती हैं। इस्तेसाल एक्सप्लॉयटेशन को बोलते हैं, बहुत अच्छा लफ्ज़ है, इसको लिख लीजिएगा। चढ़ जाती हैं। उन्हें अपने मज़हब पर पुख्ता यकीन नहीं होता। अक़ीदे और एतिक़ाद कमज़ोर होता है और बुरे भले की तमीज़ नहीं पाती हैं। ठग और लुटेरे सब्ज़ बाग दिखाकर इनको लूटते रहते हैं। बाज़ औक़ात तालीम याफ़्ता औरतें भी आवारा दरवेश नुमा ठग्गू के झांसे में आ जाती हैं। मौलवी नज़ीर अहमद ने मीरातुल उरूस नावल में, जो इस नावल से असल में ये लिया गया है, मीरातुल उरूस नावल में इसी मसले को उजागर किया है। उनके ख़याल में दीनी और दुनियावी तालीम और अपने मज़हब में पुख्ता यकीन हर सुनी सुनाई बात पर सीधी सादी और गैर तालीम याफ्ता औरतों
पुख्ता यकीन न सिर्फ औरतों बल्कि सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। समाज में इस्तेसाल अनासिर को अलग करने और इनसे होशियार रहने के लिए यही दो अहम हथियार हैं। मीरातुल उनूस नावल से माखूज़ इक़्तिबास और मिज़ाजदार लुट गई में बताया गया है किस तरह बहला फुसला कर एक ठग्गन मिज़ाजदार को लूट लेती है। मिज़ाजदार बहू और उसका मियाँ मोहम्मद आकिल इस नावल में के दो अहम किरदार हैं। देखिए, अब इसने यहाँ एक नावल का भी जो है पेश किया है, जिसका इक़्तिबास जो मिज़ाजदार लुट गई जो है वो उसका एक इक़्तिबास है मीरातुल उरूस का। तो इन्होंने क्या इसमें दरअसल इनका मौज़ू यही है कि सुनी-सुनाई बातों पर जो हमारा ये है ना, जो हम भरोसा कर लेते हैं, जो हम एतबार कर लेते हैं लोगों की, वो सबसे बड़ा मसला है हमारे समाज का। हमें अपने मज़हबी अक़ाइद पर यकीन नहीं है, यकीन है तो पूरा पुख्ता यकीन नहीं है, और बस सुनी-सुनाई बात किसी ने बोल दिया कि काबे में ऐसा है, किसी ने बोल दिया वहाँ ऐसा है, वहाँ फलाँ पीर, हम मान लेते हैं उस बात को। और इसमें इन्होंने बताया कि औरतों की एजुकेशन भी कितनी इम्पोर्टेंट है ना? और एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है ना? मोहम्मद आकिल जो पढ़ा लिखा भी है उसको भी वो भी अंधा हो जाता है, क्योंकि उसका अपने मज़हबी अक़ाइद या उनकी तालीम याफ़्ता होने की वजह बावजूद भी उनके अक़ल पे पर्दा पड़ जाता है। तो वो वही उनका मकसद ही वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था कि नज़ीर अहमद की नावलों में अखलाकियात का जो मौजू है वो ज़्यादा है। यानी वो मैनरिज़्म सिखा रहे हैं इंसान को, वो उसके अक़ाइद को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो उसको इखलाकी इंसान बना रहे हैं, एक अच्छा सिटीज़न बनाने की कोशिश में है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जो है अच्छे सिटीज़न के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इन्होंने जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स बताई हैं कि कैसे लोग जो हैं पढ़ी लिखी औरतों को भी एट टाइम्स ठगते हैं, सूफ़ी-वूफ़ी बन के, ये वो बन के, मलंग-वलंग बना के, अपना भेष-वेष बदल के ठगा जाता है लोगों को। न सिर्फ औरतें बल्कि सारे लोगों के लिए ज़रूरी है कि समाजी इस्तेसाल के अनासर को अलग करें। इस्तेसाल यानी एक्सप्लॉयटेशन करने और उनसे होशियार रहने के लिए यही दो अहम हथियार हैं। तो ठीक है, मीनाल उसमें नावल मार्क्स इक़्तिबास ठीक है, ये आपका और मिज़ाजदार लुट गई है। बताया गया है कि किस तरह पूरे नावल में क्या गया बताया गया किस तरह बहला फुसला कर एक ठग्गन मिज़ाजदार को लूट लेती है। मिज़ाजदार बहू और उसका मियाँ मोहम्मद आकिल जो है वो इसके नावल के अहम किरदार हैं। आप इस के खुलासे में इसके नोट में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं कि ये दरअसल मीरातुल उरूस का लिया हुआ एक इक़्तिबास है, जो मिज़ाजदार लुट गई असल में किस्सा है, वो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल और मिज़ाजदार लुट गई से लिया गया है। सॉरी, मीरातुल उरूस से लिया गया है एक इक़्तिबास, जिसका नाम मिज़ाजदार लुट गई के नाम से है, या जिसको उन्वान मिज़ाजदार लुट गई है, जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है, उसमें ये फलाँ-फलाँ कहानी है, ये उसके किरदार हैं, ठीक है ना? और ये मरकज़ी किरदार हैं, ये छोटे-मोटे किरदार हैं, ये इस किरदार का ये काम है, इस किरदार का वो काम है ना? वो आपको किरदार समझ आ गया। जैसे हज्जन जो है वो ठग्गन है, जुल्फ़न जो है वो बेवकूफ़ है, वो बस सपोर्टिंग रोल है उसका। वैसे ही मिज़ाजदार जो है वो लीड है, वैसे ही मिज़ाजदार और उसका शौहर जो है आकिल, वो लीड कैरेक्टर्स हैं। तो उनके अपने-अपने ढंग है, उनका अपना तरीका है, क्योंकि वो कैरेक्टर स्केच भी पूछ सकता है कि जुल्फ़न के ऊपर 5 जुमले लिखिए, हज्जन के ऊपर 5 जुमले लिखिए। वो ठगनी है, वो पहचानती है लोगों को कैसे ठगना है, वो मज़हब का इस्तेमाल करती है लोगों को ठगने के लिए, है ना? वो उससे राज़ की बातें निकलवा लेती है। तो ये सारे जो उस कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं उस कैरेक्टर की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ज़हन में बिठा लीजिए कि कौन कैरेक्टर कैसा है। मौलवी नज़ीर अहमद का उर्दू के मुस्तनद असातिज़ा में शुमार होता है। पिछली कई नस्लों से उनकी किताबों से उर्दू ज़बान सीखी है, किताबों से उर्दू ज़बान सीखी है, ज़बान पढ़ती और बदलती दौलत है। इसमें आए दिन इज़ाफ़े भी होते रहते हैं। अल्फ़ाज़ अपनी शक्ल और मानी भी बदलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई लफ्ज़ या मुहावरा जिस तरह मौलवी नज़ीर अहमद के ज़माने में लिखा या बोला जाता था, आज भी उसकी सूरत हो। यानी जैसा हमने देखा 500 ये उस टाइम के उर्दू में 5, ये आज के उर्दू में है 500। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए इनका असातिज़ा में शुमार होता है, मुस्तनद यानी सर्टिफाइड टीचर्स ऑफ उर्दू में से है ये वन ऑफ, है ना? बट कहने की बात जो यहाँ गौर है, वो गौर करने की बात ये है कि ज़बान बढ़ती और बदलती दौलत है। ज़बान जो लिंग्विस्ट है ना, अगर आप लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हों, आप नियर फ्यूचर में आपको समझ आएगा कि लिंग्विस्टिक्स में एक थ्योरी है कि इट इज़ एवर इवॉल्विंग प्रोसेस।
A language of a particular time, it is born, it reaches its zenith and it starts declining. तो ये हर ज़बान के साथ हुआ, ये संस्कृत के साथ हुआ, ये अब उर्दू हिंदी के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। अब देखिए उर्दू ज़वाल को आ रही है, हिंदी ज़वाल को आ रही है और अंग्रेज़ी का उरूज आ रहा है अगर आप हिंदुस्तान की बात करें। तो इसी तरह हर ज़बान का अपना उरूज ज़वाल का जो एक सिलसिला है ना ज़बानों के, ये लिंग्विस्ट में जो है ये एक आहनी सिलसिला है, या इसको हम कहेंगे एक ना तमाम सिलसिला है। क्योंकि देखो इसको मैं आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर मैं करूँ छोटे ब्रीफ तरीके से, देखिए इंसान है तो ज़बान है, ज़बान से इंसान नहीं है, इंसान की वजह से ज़बान है। तो इंसान जैसे बदलता है वैसे ही ज़बान भी बदलती है। जैसे आज से 10 साल पहले अंग्रेज़ी में टेलीविज़न था ही नहीं, या 50 साल पहले जब टीवी आया तो उर्दू में भी एक लफ्ज़ आया टेलीविज़न, है ना। वैसे इससे पहले उर्दू में कभी फ़ोन लफ्ज़ था ही नहीं, मोबाइल लफ्ज़ था ही नहीं। अब जब मोबाइल फ़ोन दुनिया में आया तो मोबाइल जैसा लफ्ज़ भी उर्दू में आ गया, और यहाँ तक कि अरबी में आ गया। वो मोबाइलुन भी कहते हैं, जव्वालुन भी कहते हैं और मोबाइलुन भी कहते हैं मोबाइल को। तो मोबाइल ये अंग्रेज़ी से आ गया ना, ये नई चीज़ आ गई ना, ये अरबी में था ही नहीं कभी, ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है असल में। ये अंग्रेज़ी, ये उर्दू में न था ना अरबी में था, मगर आ गया ना क्योंकि इस तगय्युर ज़माना की वजह से ज़बान को ज़माने के साथ जुड़े रहना है। अगर ज़बान देखो, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं आपको बोलूँ कि भाईजान आप उर्दू पढ़ रहे हो ना, मैं आपको समझाता हूँ, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, आप बोलोगे ये कौन सी ज़बान है? ये उर्दू है, ये उर्दू की इब्तिदाई शक्ल है। यही उर्दू आज इस शक्ल में आप जो देख रहे हो या जिस शक्ल में आप इसको बोल रहे हो, ये वही उर्दू है। बस ये 12वीं सदी की उर्दू है, 13वीं सदी की उर्दू है, यानी 800 साल 900 साल पहले की उर्दू है ये, ठीक है ना। तो कहने की बात वही है कि ज़बान जो है, ज़बान बदलती और बढ़ती दौलत है, ज़बान हमेशा चेंज में रहती है। जैसे अंग्रेज़ी में वैसे ही है, दी, दाई, दो, ये ओल्ड यूज़ है ना, इट इज़ चेंज नाउ। आप तो अंग्रेजी में क्या क्या, आप तो जेनजी क्या क्या बोल रहे हैं, पूकी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ना, ओजी, ये सब चीज़ें 10 साल पहले भी नहीं थी। ओजी पूकी किसी को बोलो तो पागल वागल हो गया क्या, क्या बोल रहा है। तो ये वही बात है, इसमें आए दिन इजाफे होते हैं, यानी आए दिन इजाफे होते हैं, एडिशंस होते हैं। अल्फाज अपनी शक्ल में मानी भी बदलते रहते हैं, यानी अपनी शक्लें भी बदलते हैं, अपनी मानी भी बदलते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई लफ्ज़ या मुहावरा जिसकी तरह मौलवी नज़ीर अहमद ने ज़माने में लिखा हो या बोला गया हो, आज भी उसी तरह सूरत में बोला जाए। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ज़माने में एक लैंग्वेज में जिस तरह से एक चीज़ बोली जाती थी वो आज भी उसी तरीके से बोली जाती हो, इट्स नॉट नेसेसरी। अगले दिन अच्छा, ये इसने यहाँ दिया हुआ है कि जुल्फ़न, ये उस किताब में से उन्होंने दिया है कि लेकिन तमाके ठीक है, दरअसल इक़्तिबास किसी सबक से माखूज़ है। देखो, ये अब इक़्तिबास के बेस पे जो सवालात है ना, वो मैंने यहाँ दर्ज किए हैं कि ये ऐसे एक इक़्तिबास देगा आपको। अब आपको पता तो चल गया होगा कि ये जो है और मिज़ाजदार लुट गई से है। इसने एक एक्सकर्ट दिया है, उस एक्सकर्ट में से एक सवाल दिया है कि इसके इक़्तिबास का जो है का माखूज़ ये कहाँ से निकला है, कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो उसके अलावा कुछ ग्रामर की कुछ तफ़सीलात हैं, वो मैंने बाकी सवाल यहाँ नहीं लाए हैं जो इसमें से पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि जुल्फ़न कौन है, हज्जन कौन है ना। वो ऐसे आपको एक इक़्तिबास देगा। अगर आपने चैप्टर कहानी अच्छे से सुनी है, कैरेक्टर्स आपके दिमाग में विजुअलाइज़ हो गए हैं, क्योंकि कहानी कैसे याद रहेगी, क्या कहानी को आप एक पिक्चर की तरह देखो ना, कि मिज़ाजदार थी, फिर उसका शौहर था आकिल, आप कैसी भी शक्ल उसकी बना दो, आप अपने घर में किसी को तसव्वुर कर लो, आप किसी बंदे दोस्त को तसव्वुर कर लो, तो इसी तरह से चीज़ें याद रहती हैं। अगले दिन ये तो हमने बताया आपको कि इक़्तिबास की बातें हैं। मुरक्कब अब ये ग्रामर की कुछ बातें जो आपकी किताब में दी हैं, मैंने वैसे पढ़ाया है, मैं फिर से इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ ताकि जो मैंने आपको बार-बार बोला कि उर्दू बुक में जो ग्रामर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर है। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह और हर्फ़ इज़ाफ़त से मिलाकर बनता है। 3 चीज़ों से मिलाकर बनता है, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह और हर्फ़ इज़ाफ़त। हरूफ़ इज़ाफ़त हमने हरूफ़ के बयान में भी पढ़ा था। वैसे जैसे मदीने की खजूरें, यानी मदीना, इसमें की जो है ये हर्फ़ इज़ाफ़त है। मदीने की खजूरें जहाँ की हैं, यानी मुज़ाफ़ इलैह मदीना है और खजूरें जो है वो मुज़ाफ़ है। मिज़ाजदार के ज़ेवर के हरूफ़ इज़ाफ़त है, ठीक है ना। जिसका है वो मुज़ाफ़ हो गया, यानी मुज़ाफ़ इलैह हो गया, मिज़ाजदार मुज़ाफ़ इलैह है और ज़ेवर जो है मुज़ाफ़ है। मंदर गज़ल में मदीना, मिज़ाज, मिज़ाजदार और हुसैन मुज़ाफ़ इलैह हैं, यानी जिनका सामान है, जिनसे ताल्लुक़ है किसी चीज़ का। जबकि खजूरें, ज़ेवर और कलम जो है वो मुज़ाफ़ है, यानी वो चीज़ है, और चीज़ जिसकी है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, ठीक है ना। की और के और का जो है हरूफ़ इज़ाफ़त है, यानी ऐसा हरूफ़ है जो ये ताल्लुक़ पैदा कर रहा है दो बंदों में, ठीक है ना। इन मुरक्कबात में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में, यानी पहले जो जिसकी चीज़ है वो आता है और बाद में वो चीज़
का नाम आता है, जैसे आपकी कुर्सी, है ना, आप पहले आ गए, है ना, या राम का बैट, हाँ, राम का भल्ला, हाँ, मन्नान की बॉल, है ना, कुछ भी है, मन्नान का सेब, हाँ, मन्नान की अखरोट, मन्नान की किताब। तो पहले क्या आ रहा है, पहले मुज़ाफ इलैह आ रहा है, फिर आ रहा है मुज़ाफ, ठीक है ना। मगर मगर अजीब बात है कि लेकिन फारसी में जब हम इस तरकीब को बांधते हैं, इजाफत जब हम लगाते हैं, तो उल्टा हो जाता है। पहले मुज़ाफ आता है और फिर बाद में मुज़ाफ इलैह आता है। जैसे खाक शिफा यानी शिफा की खाक, जिससे शिफा हो, वो खाक जिससे शिफा हो, मगर खाक पहले आ गया और शिफा बाद में आ गया, ठीक है। इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क नबी, नबी का इश्क दरअसल में होगा, हाँ, नबी का इश्क को क्या किया है, इश्क नबी, हमने मुज़ाफ पहले ला दिया, मुज़ाफ इलैह बाद में आ गया। इश्क है ना नबी का, जिसका इश्क है वो मुज़ाफ इलैह है, और इश्क जो है वो मुज़ाफ है, मगर हमने यहाँ मुज़ाफ पहले लाया, तो ये जो है हुर्फ इजाफत 9 है, हर्फ इजाफत 9 है। हर्फ इजाफत वो हर्फ है जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं, ठीक है ना। तो फारसी में जो ये कायदा है ये उल्टा है, फारसी में जो ये कायदा है ये उल्टा है, यानी सोने की चिड़िया, या जो हम कहेंगे का सियाह बाल, हाँ, या सियाह जुल्फे, हम कहें जुल्फे सियाह, हाँ, सियाह जुल्फे या जुल्फे सियाह, है ना। तो उल्टा कर दिया हमने उसको। ऐसे ही देखें यहाँ सोने अंगूठी की, इसने अलग अलग कर दिया है, ठीक है, सोना अंगूठी, सोने अंगूठे और की। देखिए इसमें आप देखना होगा आपको, इनको आपको अलग अलग करना है, ये प्रैक्टिस के लिए आपकी। का हर्फ इजाफत है, की हर्फ इजाफत है, के हर्फ इजाफत है, का हर्फ इजाफत है, ठीक है। अब आपको मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह अगर अलग अलग करना है, खुदा का बंदा, खुदा का बंदा यानी खुदा का है, जिसका है उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं, ठीक है। सोने की अंगूठी, जैसे यहाँ देखो, सोने की अंगूठी, सोने की है ना, अंगूठी है, अंगूठी मुज़ाफ है, और अंगूठी किस चीज की है, सोने की है, तो सोना मुज़ाफ इलैह होगा। बंदा है, मुज़ाफ है, यहाँ बंदा आएगा, बंदा, बट है किसका, खुदा का, तो खुदा मुज़ाफ इलैह, और का जो है ये आपका हर्फ इजाफत है, ठीक है ना। इसी तरह आप इनको भी करें, अहमद की टोपी, इसमें अहमद क्या है, की क्या है, और टोपी क्या है। टोपी किसकी है, अहमद की है, टोपी है ना असल चीज, तो टोपी जो चीज है वो मुज़ाफ होगा, टोपी चीज है, टोपी चीज है, और किसकी चीज है, अहमद की है, तो अहमद मुज़ाफ इलैह होगा, हाँ, और की जो है ये हर्फ इजाफत है। बट यही एक चीज़ में जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली है, वो ये है कि इस तरकीब का जो उल्टा है वो फारसी में जो है पाया जाता है, यानी फारसी में जो है पहले मुज़ाफ आता है, फिर मुज़ाफ इलैह आता है। खाक शिफा, शिफा की खाक, है ना, जबकि हम बोलेंगे शिफा की खाक बोलेंगे तो हम बोलेंगे शिफा की खाक, अगर मैं यहाँ लिखूँ शिफा की खाक, शिफा की खाक यानी वो खाक, ये आपका मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ इलैह है, मगर मैं बोलूँगा खाक शिफा, तो पहले जो है पहले मुज़ाफ आ गया, है ना, वहाँ मुज़ाफ इलैह पहले था। यहाँ देखो सोने की अंगूठी, है ना, मुज़ाफ इलैह पहले आ रहा है, खुदा का बंदा, खुदा मुज़ाफ इलैह पहले आ रहा है, अहमद की टोपी, अहमद पहले आ रहा है, कागज़ के फूल, है ना, कागज़ के फूल तो मुज़ाफ है, क्योंकि फूल चीज़ है, किसकी है, किसके हैं, कागज़ के हैं, तो मुज़ाफ इलैह है, तो ठीक है। तो इसमें बट ये जो है उल्टा हो जाता है किसमें, जब हम इसमें इसमें ये इसमें ज़ेर इजाफत लगती है, जिसको हम बोलते हैं कि इसको तरकीब इजाफी कहते हैं, वैसे तरकीब इजाफी कहते हैं कि आप इजाफत जोड़ते हैं। शाखा की शिफा में आपने एक ताल्लुक बना दिया सिर्फ एक जेर की वजह से, एक जेर लगा दी, खा के शिफा है, ठीक है, खा के शिफा। इसमें देखा जाए तो ये बड़ी ये की जो है इजाफत हो गई, बढ़ गया, है ना, ये एक सूरत है जिसको हम इजाफत ही कहते हैं कहीं ऐसे तो, ठीक है ना। एक एक हर्फ को बढ़ा देते हैं या साकिन कर देते हैं, तो खा के शिफा। इसी तरह ये कायदा फारसी में है। बाकी ये आप किताबें अपनी किताब में भी सॉल्व करो, किताब पे लिखो, किताब को भर दो, जितना ज़्यादा आप किताब में लिखोगे अपनी, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा वो किताब आपके काम आने वाली है। किताब नहीं मालूम नहीं होनी चाहिए, फाड़ दो, लिख लिख के फाड़ दो पूरे किताब को, है ना, हर जगह लिखो, साइड नोट्स बनाओ, हाईलाइट करो, वही चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। किताब बचा के कुछ नहीं होगा, किताब तुम्हारी जितनी नहीं है उतना तुमने कम पढ़ा है ना। और मैं आपको बार बार एक और आइडिया जो मेरे दिमाग में अभी कुछ दिन से आ रहा है, वो ये है कि आप एक कॉपी बना लो, एक पेज ले लो, A4 कुछ भी ले लो,
जो भी अल्फाज की मानी मैं आपको बताता हूँ या अल्फाज आप नया सीखते हैं या लफ्ज़ नया सीखते हैं, उसको एक लिस्ट बना लीजिए और उसको यूज़ करने की कोशिश करिए। मतलब हमने सीखा जैसे इसमें इखलाकियात सीखा, मुआशरत सीखा, इस्तेहसाल सीखा, एक्सप्लॉयटेशन, है ना? अब आप इस पे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए कि जो बादशाह है वो अवाम का इस्तेहसाल करता है ना? एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है ना? एक ज़ालिम बादशाह अपनी अवाम का इस्तेहसाल करता है। तो इस तरह से आप जब अल्फाज़ों को इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए वो भूलेंगे नहीं। बाकी आने वाले कुछ टाइम में डेफ़िनेटली मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि डिक्शनरी कैसे यूज़ करनी है उर्दू की, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। आज के जो शुमारे हैं, आज के लेक्चर में, आज के सबक में इतना ही था। बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आगे जो हमारे बाकी नस्री असनाफ़ हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना? हमारे साथ जुड़े रहें, और बाकी कुछ काफ़ी सारा क्रिएटिव कंटेंट जो है मैं आपके लिए लाने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोज़, और या रैपिड रिविजन्स। तो थैंक यू सो मच। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।